तो भाई लास्ट सेशन में बात की गई थी लिंक लिस्ट और वेक्टर की, है ना। और हमने ये जाना था कि लिंक लिस्ट हम तब यूज करेंगे जब हमें डेटा मैनिपुलेशन करने की नीड होगी। डेटा मैनिपुलेशन भी कब? जब डेटा में नल की मौजूदगी अलाउड हो, डेटा डुप्लीकेसी अलाउड हो, ठीक है। और नॉन सिंक्रोनाइजेशन इन्वायरमेंट में अगर ऐसा इन्वायरमेंट है और मुझे डेटा मैनिपुलेशन करना है तो मैं लिंक लिस्ट को यूज करूंगा। और फिर वेक्टर जाना था कि एक लेगेसी की क्लास है, पुरानी क्लास है, जो कि यूज आप कर सकते हो अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन फीचर चाहिए। ठीक है। बाकी लिंक लिस्ट वेक्टर में वही सब मेथड्स हैं जो मेथड हमारे एरे लिस्ट में हुआ करते थे। ठीक है। तो अब हम लोग आज लिस्ट की साइड वाला जो हम इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे थे, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, वेक्टर की एक चाइल्ड है स्टैक, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे क्यू इंटरफेस पे। सो स्टैक क्या होता है भाई, कोई बताएगा हमें? स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। हाँ, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। बहुत अच्छी बात। पुश और पॉप के मतलब मेथड से इसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पुश और पॉप से वैल्यू इंसर्ट और रिमूव कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। और कैसा ये बिहेवियर सपोर्ट करता है? लीफो सर। लीफो मतलब लास्ट में जो इन होगा वो पहले आउट होगा। ठीक है। तो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे जो मेन बात है कि स्टैक में जो हम ऑर्डर फॉलो करते हैं वो आइदर फर्स्ट इन लास्ट आउट बोलो चाहे लास्ट इन फर्स्ट आउट, बात एक ही है। सो यहाँ पे जो चीजें हम लिखा करते थे, पहले मैं उसको कॉपी कर लूं, ये यहाँ से इतना। ठीक है। तो स्टैक में मामला कैसा है भाई? स्टैक देखो कब यूज करना है, जब आपको फर्स्ट इन लास्ट आउट चाहिए तब करना है। सीधी सी बात है। जब आपको फर्स्ट इन लास्ट आउट चाहिए या लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलो उसको, तब हम स्टैक को यूज करते हैं। स्टैक कैसा दिखता है भाई? स्टैक इज लाइक अ बकेट। ये आपका स्टैक है। ठीक है। और इस स्टैक के अंदर, ये अगर बकेट है, स्टैक के अंदर अगर हम कोई डेटा डालते हैं, उसके बाद फिर से मान लीजिए एक डेटा हमने इंसर्ट किया और फिर से एक हमने इंसर्ट किया, तो जो नीचे का डेटा है वो हम रिट्राइव नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते, सिर्फ ये वाला ही डेटा हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं पुश। ठीक है, पुश से इंसर्ट होता है और पॉप से रिट्राइव होता है, मतलब निकलता है। ठीक है, पॉप से डेटा हमारा निकलेगा और पुश से डेटा मेरा इंसर्ट होगा। ठीक है, ये बात आप पहले ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलो, पुश एंड पॉप तो आप समझ गए। अब मेन बात ये है कि स्टैक में ऐसा क्यों किया गया कि लास्ट वाला ही हम निकाल सकते हैं, ये बीच वाला नहीं निकाल सकते, ये नहीं निकाल सकते, ये नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमें भाई ऐसी फंक्शनैलिटी कई बार रियल वर्ल्ड में चाहिए होती है। जैसे कि कोई टेक्स्ट एडिटर है, अब आपने लिखा है दिस इज माई कार। सो अगर आप इसको डिलीट कर रहे हो, कार को डिलीट किया, फिर माई को डिलीट किया, फिर इज को डिलीट किया, फिर दिस को किया, अब आप बताइए कंट्रोल जेड पे आप क्या चाहते हैं, क्या है पहले? दिस। हाँ, हमारा दिस इज माई कार था, सबसे लास्ट में मैंने दिस को डिलीट किया था, तो जो सबसे लास्ट में किए थे वो मैं पहले चाहिए और बाकी नहीं चाहिए भाई। जो लास्ट में किए थे वही पहले चाहिए, ये वाला दिस। देखो कंट्रोल जेड की यहाँ गया। तो हमारी ये नीड है भाई कि जो लास्ट में इंसर्ट हो रहा है वो पहले मिले, बाकी ना मिले। तो इस नीड के अकॉर्डिंग ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर बना दिया गया। तो हमें वैसे इतना इम्प्लीमेंटेशन या हम बोले कि इतना इंटरनल स्ट्रक्चर पे वैसे हमें नहीं जाना है। सिंपल हमें स्टैक की थ्योरी समझ लेनी है। ठीक है।
और स्टैक को कैसे बनाया जाए स्क्रैच से, इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें अपना इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखना है। जावा कलेक्शन के अंदर स्टैक नाम की इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है, सो हम सिंपल तरीके से स्टैक को बना सकते हैं। सो स्टैक बनाना तो हम सीख लेंगे। मेन बात यहाँ है कि यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर क्या होगा, प्रिजर्व्ड होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। जिस ऑर्डर में आप डालोगे डेटा, ठीक है, उसी ऑर्डर में वो इंसर्ट होता जाएगा, मतलब अप टू डाउन मैनर में लेकिन होगा ना। अप टू डाउन ना बोल के इसको हम प्रिजर्व की जगह हम क्या लिखेंगे कि इंसर्शन ऑर्डर जो होगा फर्स्ट इन लास्ट आउट होगा। मतलब हम डेटा अगर इंसर्ट करते हैं तो पहले जो इन होगा वो आखिरी में निकलेगा, ठीक है। देन इंडेक्स सपोर्ट करता है? नहीं भाई, अगर इंडेक्स सपोर्ट करता तब तो हम बीच में से कोई भी डेटा निकाल लेते हैं ना, बताइए। तो इंडेक्स सपोर्ट नहीं करता। रैंडमली कोई भी एक्सेस कर सकते हैं? नो सर। नहीं। सिंक्रोनाइज्ड हम बोले अगर कि ये सिंक्रोनाइज नहीं होता है, नॉन सिंक्रोनाइज, ठीक है। डुप्लीकेट्स की बात करें, क्या डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं? तो यस, आप डुप्लीकेट्स डाल सकते हो, नल को भी डाल सकते हो। यूज क्या है भाई? यूज में लिखूंगा कि जब भी आपको फर्स्ट इन लास्ट आउट या फिर आपको लास्ट इन फर्स्ट आउट की जरूरत पड़ेगी तब आप यूज कर लेंगे। जब भी आपको फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट की जरूरत पड़ जाए। सिंपल सा। तो स्टैक बहुत आसान सा, स्टैक पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। स्टैक सिंपल आपको समझना है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट चाहिए तो भाई मैं स्टैक को यूज कर लूंगा, सिंपल, ठीक है। चलो अब स्टैक हम बना लेते हैं। स्टैक बनाना बहुत आसान है। स्टैक बनाने के लिए हम अपना ये कॉल कलेक्शन वाला ही उठा लेते हैं। इस पे हमने एक प्रोजेक्ट किया था ना, इसको छोड़ देते हैं, हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। चलो कलेक्शन 2 कर लिया हमने, और सिंपल एक हम बना लेंगे लॉन्च, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले स्टैक बनाएंगे। हमने पहले ही बोला स्टैक जैसी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है, सो न्यू स्टैक, सिंपल, ये आपने बना लिया। और जिस टाइप का रखना है आप रख दें, ठीक है। हमने बताया आपको, आप ऑब्जेक्ट टाइप का रख सकते हैं, ठीक है, और बाकी टाइप भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये बताइए जेनरिक हुआ कि नॉन जेनरिक? जेनरिक। हाँ जेनरिक। और ये वाला बताओ? नॉन जेनरिक। नॉन जेन, पहले ही बोल दिए ना, पता ही था कि नॉन जेनरिक ही बनाएंगे। अच्छा भाई, नॉन जेनरिक। स्टैक 1 एंड स्टैक 2, एक स्टैक 3 भी बना लेते हैं। स्टैक 3 ये दिया हमने, ये कौन सा होगा? वाइल्ड कार्ड। चलो भाई वाइल्ड कार्ड, इसके बारे में बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। वाइल्ड कार्ड का एक प्रोग्राम दिखाएंगे आपको हम, रीड ओनली के लिए यूज होता है। तो ये वाइल्ड कार्ड जेनरिक हो गया, सिंपल स्टैक 1 2 3। तो चलो तीनों कमेंट कर लेते हैं और बात करते हैं अपना एक स्टैक के सिंपल प्रोग्राम की। सो ये वाला उठा लेते हैं हम। सो ये देखो कितना आसान है जावा में स्टैक बनाना, बन गया स्टैक। अब इसमें जो भी एलिमेंट हम डालेंगे वो स्टैक में ही जाएगा। तो एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए स्टैक में आप यूज करेंगे पुश। ऑब्जेक्ट टाइप का है, मैंने मान लो डाला राजू, तो राजू बाल्टी में सबसे नीचे डूब गया है ना, फिर उसके ऊपर काजू एंड माजू, ये देखो। अब ये आप अगर इसको मैं सस आउट करूं, सस आउट टैग, तो आपको यहाँ पे राजू काजू, अच्छा एम लिखना चाहिए था, तो मैं जरा सा इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये राजू काजू माजू हमें देखने को मिल रहा है।
अब यहाँ पे अगर मैं स्टैक से डेटा को रिमूव करना चाहता हूं तो रिमूविंग के दौरान, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पॉप मेथड का यूज करेंगे। तो पॉप मेथड क्या करेगा, देखो आपको एलिमेंट प्रोवाइड करेगा रिमूव करके। ये देखिए, तो इसने, या मैं डायरेक्ट सेस आउट कर देता हूँ ना स्टैक को पॉप में। तो मैं सेस आउट किया स्टैक डॉट पॉप, तो पॉप क्या करेगा, स्टैक से एलिमेंट को उड़ाएगा। सवाल ये है कि उड़ाने के बाद अगर मैं स्टैक को दोबारा प्रिंट करूं तो क्या आउटपुट आएगा? राजू काजू। राजू एंड काजू। देखो राजू सबसे पहले गया था तो वो सबसे डीप लेवल पे है, फिर काजू उसके ऊपर एंड माजू उस पे, मतलब टॉप पे कौन है भाई? माजू है। तो अगर माजू टॉप पे है तो यही रिमूव होगा, ठीक है। तो ये से साउट में माजू, देखो पॉप मेथड क्या करेगा, रिमूव कर देगा भाई, आपको रिमूव कर देगा, एंड देन आपके स्टैक में राजू काजू बचेंगे। देखो तो जो हमने बताइए पहले इंसर्ट, जो लास्ट में इंसर्ट किया था, क्या वही रिमूव हुआ है पॉप से? तो हम बोल सकते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट इन है वो फर्स्ट आउट हुआ है। अगर रिमूव करने के लिए एक और मेथड है आपके पास, यू कैन ऑल्सो यूज रिमूव मेथड इंस्टेड ऑफ पॉप। लेकिन रिमूव मेथड आप यूज करेंगे तो बात वही रहेगी। एक मिनट, रिमूव में क्या दिक्कत आ रही है यार? अच्छा, इसमें रिमूव नहीं यूज होता क्या, या रिटर्न टाइप हटाना पड़ेगा? चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, इसमें रिमूव नहीं होता, इसमें हम रिमूव नहीं यूज करेंगे। रिमूव बेसिकली हम यूज करेंगे प्रायोरिटी क्यू में। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मेथड को लेकर। प्रायोरिटी क्यू में यूज करते हैं रिमूव मेथड, टॉप लेवल की नोड को रिमूव करता है, तो पॉप यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पॉप से टॉप पे जो इस पे डेटा है, ठीक है, स्टैक में, वो रिमूव हो रहा है। इसी तरह कुछ और मेथड है, जैसे एक मेथड होता है पीक, स्टैक डॉट पीक, सॉरी, स्टैक डॉट पीक। पीक क्या करेगा, ये आपके टॉप एलिमेंट को प्रोवाइड करेगा, टॉप एलिमेंट को प्रोवाइड करेगा। ये आपके, मतलब आपको टॉप एलिमेंट प्रोवाइड करेगा बट टॉप एलिमेंट को रिमूव नहीं करेगा। सो अगर पॉप करके स्टैक को प्रिंट कराओगे तो आपको एक एलिमेंट गायब दिखेगा, लेकिन पीक आपके एलिमेंट को शो करेगा बट रिमूव नहीं करेगा। देखो माजू को पीक ने शो किया बट रिमूव नहीं किया। तो पुश आप कर सकते हो, पॉप कर सकते हो, पीक कर सकते हो। इसी तरह और भी मेथड है, सर्च कर सकते हो आप। अब मैं इसको कमेंट कर ले रहा हूँ, आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सेस आउट किया स्टैक, सॉरी, स्टैक डॉट सर्च, अब मैंने सर्च किया भाई माजू को, तो टॉप लेवल से वो 1 से काउंट करेगा। तो देखो माजू कहाँ मिला उसको, पहले नंबर पे। अब ऐसा आप मत सोचिएगा कि इंडेक्स 0 1 2 होता, भाई इंडेक्स तो सपोर्ट ही नहीं करता यहाँ पे, तो ये नंबरिंग दे रहा है। तो आप बताइए स्टैक पे सबसे ऊपर कौन है? राजू। राजू ऊपर नहीं है भैया, इसको मत देखो, समझो। राजू पहले इनकी है तो सबसे नीचे होगा, माजू सबसे ऊपर होगा ना। तो अगर हम सर्च करेंगे माजू को तो सबसे टॉप से पहला, टॉप से पहला एलिमेंट कौन है? टॉप से पहला एलिमेंट हमारा माजू है। इसी तरह अगर आप राजू को करेंगे तो क्या आएगा बताइए? अगर राजू को सर्च करें तो क्या आएगा? लास्ट तो टॉप से कौन सा नंबर पे है राजू? तीसरे नंबर पे। टॉप पहला एलिमेंट अगर टॉप वाला पहले पे है तो ये दूसरे, ये तीसरे नंबर पे होगा, तो 3 आना चाहिए। तो ये कुछ मेथड है, बाकी और भी मेथड है, साइज है, एसएमटी है, ये सब आप यूज करके देखिएगा, ठीक है। और बाकी मेथड आप स्टैक डॉट करोगे तो
यहाँ पे कुछ मेथड वेक्टर से भी आपको इनहेरिट होके मिलेंगे, जिसे जिसे वेक्टर से क्लियर वगैरह मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टैक देख करके आप उनके मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मेक श्योर कि 7-10 तक ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि अगर उसके बाद ज्वाइन करेंगे ना तो मैं जो है पढ़ाने पे फोकस रखता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता है कि कोई मतलब क्यू में है कि नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग पता नहीं कितने देर से वेट करते रहते हो, मैं अचानक से फोन स्क्रीन में देखता हूँ तो आप लोग को एक्सेप्ट करता हूँ। तो कभी ऐसा हो कि आप लोग आओ और आप लोग वेट कर रहे हो तो थोड़ा देर रुक जाओगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, ऐसा नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी देर में देखता हूँ। लेकिन जब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है तो मेरा पूरा फोकस रहता है ना डेस्कटॉप स्क्रीन पे। चलिए, ये हो गया आपका स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैक पढ़ने के बाद ये लिस्ट वाला पूरा हम लोगों का एक हाथ कंप्लीट हो गया ना, इसका एक साइड वाला जो हाथ था ये पूरा कंप्लीट, ठीक है भाई। अब हम कलेक्शन के दूसरे हिस्से पे आएंगे, ये वाला क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, एरे डी क्यू। मेरे को इसमें 2 इंटरफेस और 2 क्लास दिख रही, क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन क्लास को यूज करेंगे सो हम उसका ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाना सीखेंगे मैं बता दूं नोट्स में आपको। सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे क्यू, फिर हम बनाना सीखेंगे प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, और फिर हम बनाना सीखेंगे डी क्यू, ठीक है। ये 3 चीजें हमें सीखनी है। अब आप ये बताइए कि क्या क्यू नाम की कोई इम्प्लीमेंटेशन क्लास है? नहीं है, है ना। क्यू नाम का इंटरफेस है। सो अगर आपको क्यू इंप्लीमेंट करना है सो आप क्यू इंटरफेस की चाइल्ड को यूज कर सकते हैं। क्यू इंटरफेस की चाइल्ड कौन है? एरे डी क्यू भी है, लिंक लिस्ट भी, प्रायोरिटी क्यू है। तो मोस्ट सुटेबल आप लिंक लिस्ट को यूज कर सकते हैं या एरे डी क्यू को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि द मोस्ट कॉमन, या पहले चलो हाँ क्यू की बात कर लेते हैं, बाकी बात करेंगे बाद में। द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट कॉमन implementation of queue is linked list और array dq। अब बताइए कि यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि क्यू इंटरफेस की चाइल्ड है लिंक लिस्ट या नहीं है? है ना, क्यू की चाइल्ड डी क्यू और डी क्यू की तो कहीं ना कहीं यहाँ हो गया, और क्यू की चाइल्ड एरे डी क्यू भी है। सो अगर आपको क्यू के मेथड चाहिए, आपको क्यू की फंक्शनैलिटी चाहिए, सो लिंक लिस्ट या एरे डी क्यू को आप यूज कर सकते हैं। आप कोई सब यूज कर ले, मैं लिंक लिस्ट यूज करने वाला हूँ, ठीक है। द मोस्ट कॉमन इम्प्लीमेंटेशन मतलब लिंक लिस्ट के पास लिंक लिस्ट के साथ साथ क्यू वाले मेथड भी होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई कि कौन से मेथड क्यू वाले हैं? बताइए। जा जाके देखेंगे फिर। भाई एरे सॉरी लिंक लिस्ट के अंदर लिंक लिस्ट के मेथड है कि नहीं ये बताइए। है सर। यस सर। है। और इसी में मुझे मान लीजिए चाहिए, नहीं भाई हमको लिंक लिस्ट नहीं, हमको क्यू के मेथड चाहिए, तब क्या करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्या मैं क्यू में स्टोर कर सकता हूँ? कर सकते हैं सर, शायद कर सकते हैं। और जब क्यू के रेफरेंस से हम मेथड कॉल करेंगे तो कंपाइल टाइम पे वो मेथड चेकिंग कहाँ पे होगी, लिंक लिस्ट में या क्यू में? लिंक लिस्ट पे सर होता नहीं, क्यू में होगी। क्यू में सर। हाँ, है। कंपाइल टाइम पे चेकिंग क्यू में होगी, बट रन टाइम पे एक्चुअल मेथड किसका कॉल होगा? लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का। तो वही वाला कंसेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म में। सो सिंपल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, अगर मेरे को क्यू बनाना है तो, और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ भाई, मैं क्यू बनाने जा रहा हूँ। क्यों बनाने जा रहा हूँ भाई? क्यू मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चाहिए। क्यू क्या सपोर्ट करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब क्यू इज
लाइक पाइप, ठीक है, ये एक पाइप की तरह होता है, और ये हो गया आपका क्यू। क्यू में एक एक साइड होता है, आप इसको क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते थे यार इसको, जिधर से इन होता है उसको क्या बोलते हैं इस साइड को, रेयर। नाम ध्यान से निकल रहा है, फ्रंट और रेयर, हाँ देखो याद दिलाए, फ्रंट और रियर एंड। तो ये फ्रंट हो गया मान लो, ठीक है, या ऊपर लिख देते हैं, और ये रियर हो गया। ये देखिए, तो इसमें क्या है, क्यू में डेटा घुसेगा फ्रंट से, ठीक है, हमेशा, और निकलेगा रेयर से। कब यूज हो सकता है भाई, मान लीजिए कोई आपके पास रिक्वेस्ट आई, आपको, आप ऑलरेडी किसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहे हैं तो आप क्यू में डाल देंगे। फिर से कोई रिक्वेस्ट आ गई, आप ऑलरेडी प्रोसेस में हैं, तो इसको आगे बढ़ा देंगे और वो वाली प्रोसेस को इसमें डाल देंगे, क्यू में डाल देंगे। सो अब जिस करंट प्रोसेस पे जहां पे आप थे उसको कंप्लीट करने के बाद अपने क्यू से रियर एंड से एक एक प्रोसेस को प्रोसेस करते जाएंगे। ये बैंक में होता है, जो पहले घुसता है उसको पहले मौका मिलता है। सो अगर मान लो कि आप किसी प्रोसेस पे हो, किसी का काम ऑलरेडी कर रहे हो, उस दौरान 5 लोग और आ गए तो मैं उनको क्यू कर दूंगा, मतलब क्यू में डाल दूंगा। अब क्यू में डालने के बाद जब मेरा करंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो क्यू के रेयर एंड से उठा उठा के प्रोसेस कंप्लीट करूंगा अपना एक एक करके। सो सिंपल, ये इसको क्यू बोलते हैं। क्यू को इम्प्लीमेंट करना जावा में कोई दिक्कत की बात है नहीं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पड़ी हुई है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो क्यू इज, मतलब कह सकते हो बहुत यूजफुल है, जैसे स्टैक भी यूजफुल है, क्यू भी बहुत यूजफुल है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये सपोर्ट करता है। इंडेक्स सपोर्ट होता है, नो भाई, इंडेक्स विंडेक्स का लफड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप क्यू में से बीच वाला एलिमेंट निकाल के प्रिंट मारोगे ना, जाएगा इधर से, निकलेगा हमेशा इधर से ही। तो इंडेक्स सपोर्टेड में मैं लिखूंगा नो, रैंडम एक्सेस में नो, नॉन सिंक्रोनाइज ठीक है, डुप्लीकेट अलाउड करता है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड यूज जब भी आपको फीफो चाहिए हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चाहिए हो, या लास्ट इन लास्ट आउट ना, जब भी आपको ये फंक्शनैलिटी चाहिए, आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे क्यू के पास। तो भाई क्यू को बनाना तो बहुत आसान है, आइए क्यू को बना लेते हैं। क्यू को बनाने के लिए हम आइदर लिंक लिस्ट और एरे डी क्यू को यूज कर सकते हैं। तो भाई क्यू अगर बनाना है तो स्टैक का प्रोग्राम मैंने डाल दिया ना, चलो डाल दिया, चलिए तो मैं करूँगा भाई न्यू लिंक लिस्ट या एरे डी क्यू को यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्यू शब्द है ना तो सही रहेगा। न्यू एरे डी क्यू, ठीक है। अब मैं जेनरिक नॉन जेनरिक पे नहीं जा रहा हूँ ना, वो आप लोग समझ रहे हो, तो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप का बना रहा हूँ। एंड ये हो गया हमारा एरे डी क्यू, ठीक है। तो इसको मैं क्यू लिखूंगा, क्यू यू ई, एंड इसको एरे डी क्यू में होल्ड ना करके मैं यहाँ पे डालूंगा क्यू इंटरफेस। क्वेरी क्यों आ जा रहा है यार, हाँ। अब आप बताइए, जैसे क्यू में अगर मैं करता हूं क्यू डॉट एड, ठीक है, देखिए क्यू वाला ऐड यहां मिला मुझे, तो ये कंपाइल टाइम पे ये कौन से मेथड को चेक कर रहा है, ये ऐड किसके, क्यू के मेथड को चेक हो रहा है या एरे डी क्यू के मेथड को चेक कर रहा है? भाई मैंने ऐड मेथड चलाया तो ऐड मेथड कहीं ना कहीं बना होगा, तभी ना एरर नहीं आ रहा है मुझे। जी सर। अगर ऐड मेथड होता ही नहीं तो एरर आता। तो सवाल ये है कि कंपाइलर वो ऐड मेथड कहां पे देख रहा है, क्यू इंटरफेस में कि एरे डी क्यू क्लास में? क्यू सर क्यू में। सर, बाकी लोग बताएं। क्यू इंटरफेस में सर। क्यू इंटर कंफर्म ना? यस सर। हाँ, उसका प्रूफ क्या है, अगर मैं ये न लिख के नल लिख दूं, एरर तो नहीं आ रहा ना यहाँ पे? नहीं सर। वार्निंग आ रही है क्योंकि नल है, वो बात अलग है, वार्निंग आ रही है, एरर तो नहीं आ रही है।
मतलब कि मेथड की चेकिंग भाई क्यू में हो रही है कंपाइल टाइम पे, लेकिन रन टाइम पे क्यू के अंदर ऑब्जेक्ट किसका गया? डी क्यू का। एरे डी क्यू का। हाँ यार डी क्यू का। तो मेथड किसका चला रन टाइम पे? ऐड मेथड किसका चला? एरे डी क्यू का। हाँ, तो यहाँ पे आप ऐड मेथड यूज कर सकते हैं क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हमने कुछ ऐड किया, राजू, काजू एंड माजू, ये कर दिया। अब ध्यान देना, स्टैक में पुश यूज होता है, क्यू में ऐड यूज होता है। स्टैक में निकालने के लिए क्या यूज होता है भाई? स्टैक में निकालने के लिए क्या यूज होता था? पॉप होता है सर। पॉप यूज होता था। एक मिनट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे डायग्राम में लिखा हुआ है। तो ये ऐड यहाँ हमने यूज कर लिया, ठीक है। निकालने के लिए हम यहाँ पॉप नहीं, पॉल यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा नाम स्लाइटली चेंज है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पॉल किसमें हम यूज करते हैं? क्यू में यूज करते हैं। तो अगर मैं पॉल करूं क्यू डॉट पॉल, और मैं सिस आउट भी कर लेता हूं इसी को, पॉल को, सो अब बताइए कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? बताएं। राजू होगा सर। फर्स्ट आउट। हाँ, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से कौन होगा? राजू होगा सर। राजू होगा, बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले राजू के ही घुस आए थे। तो क्यू में सबसे पहले राजू आया था, तो सबसे पहले राजू ही प्रोसेस में जाएगा, या जो बोलो निकलेगा, डिलीट होगा। तो पॉल से बेसिकली निकल रहा है वो, तो ये निकाल दिया, राजू निकला। एंड पॉल से पहले क्यू का हाल ऐसा है, एंड पॉल के बाद क्यू का हाल ऐसा है, देख लीजिए। तो राजू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, सिंपल। इसी तरह बाकी मेथड वेथड आप चला सकते हो। आप पॉल चला लिए, ठीक है। इसी तरह पीक कर लो। पीक क्या करेगा भाई, बताइए? सर चूज करेगा होगा किसी एक सर। को। हाँ, शो ये करेगा। जो ऊपर रिगर है, कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है ये बताएगा। रिमूव नहीं कर, पॉल रिमूव करता है, पीक रिमूव नहीं, बताएगा अच्छा ये वाला एलिमेंट बैठा हुआ है रेयर एंड पे। सो पीक राजू को सिर्फ दिखाएगा, रिमूव नहीं करेगा, देखिए रिमूव नहीं होगा। सो इसके बाद आप इज एम्प्टी है, आप चेक कर सकते हैं, साइज है, क्लियर है, वो मेथड्स हैं, आप मेथड्स को टेस्ट करें, ठीक है। इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। सो सिंपल है बिल्कुल, स्टैक एंड क्यू। और मैं स्टैक और क्यू को साथ में डालूंगा क्योंकि ये दोनों इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और स्टैक क्यू ऐसी चीज है कि जो आप लोगों ने पहले से बहुत बार देखी भी होगी, मतलब इन द सेंस देखी, इन द सेंस सुनी होगी आपने। और अक्सर स्टैक और क्यू पूछ दिया जाता है, कॉलेज वगैरह में भी पूछ दिया जाता है, या कहीं ऐसे। अब मेन जो आपको इसको दिमाग बताना कैसे अपन को, कोई ने इंटरव्यू में पूछा अपन से, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है? एक्सप्लेन ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। स्टैक अगर पूछेगा तो आप बोलेंगे स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर, या जावा में पूछेगा तो आप बोलेंगे स्टैक इज अ कलेक्शन विच इज यूज्ड टू परफॉर्म डेटा इंसर्शन इन ऑर्डर, या आप बोल सकते हैं कि इन ऑर्डर टू अचीव फर्स्ट इन लास्ट आउट बिहेवियर, सिंपल। फिर वो कुछ मेथड पूछेगा, ओके मेथड बताओ कौन सा ऐड करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, रिमूव के लिए कौन सा करते हैं, तो वो सारे मेथड्स बताएंगे आप। प्रोग्राम पोप पूछेगा क्या तो करेगा, प्रोग्राम पीक क्या करेगा? हाँ हाँ, पोप क्या करेगा, पीक क्या करेगा, तो बता दो उसको। हाँ। और फिर उसके बाद प्रोग्राम पूछेगा, प्रोग्राम बताएंगे। उसका यूज पूछेगा तो अब टेक्स्ट एडिटर यूज दे सकते हैं इसका, रियल टाइम में टेक्स्ट एडिटर्स में यूज होता है स्टैक। क्यू बेसिकली बैंकिंग एप्लीकेशन में प्रोसेस में यूज होता है, जहाँ पे फर्स्ट, आप ऐसे बोल सकते हैं कि जहां भी आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चाहिए वहां हम यूज कर लेंगे, चाहे कोई सा भी एप्लीकेशन हो। फॉर एग्जाम्पल एक टिकट बुकिंग है, अब मैं किसी एक का टिकट बुक कर रहा हूँ, 10 लोग और आ गए तो उनको मैं क्यू में डालूंगा। टेक्स्ट एडिटर में कोई कोई वर्ड में डिलीट कर रहा हूँ तो उसको स्टैक में डालूंगा, क्योंकि जो सबसे लास्ट में डिलीट किया है अंडू में सबसे पहले वही चाहिए, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट चाहिए। सो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके।
तो ये क्यू हो गया और ये स्टैक आपने बनाना सीख लिया। अब बहुत ध्यान दीजिएगा प्रायोरिटी क्यू में तो क्या होता है भाई कि जो पहले इन हुआ है ना वो पहले निकल गया, ठीक है। तो क्यू तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, स्टैक भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था भाई, जो पहले गया वो लास्ट में निकलेगा। प्रायोरिटी क्यू में ऐसा नहीं होता। प्रायोरिटी क्यू में डेटा जो आपको मिलेगा, मतलब आप बोल सकते हो कि प्रायोरिटी के बेस पे डेटा आपको मिलता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा पॉइंट कि प्रायोरिटी क्यू, या मैं डायरेक्ट ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, इतना लिखने से अच्छा है। सबसे पहली बात कि प्रायोरिटी क्यू में डेटा मिलता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। जिसकी हाई प्रायोरिटी रहेगी उसको, वो जिसकी बाय डिफॉल्ट जिसकी लो प्रायोरिटी रहती है वो डेटा आपको पहले मिलता है, वो पहले रिमूव होता है। अभी अब सब समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले बात है कि भाई इंसर्शन ऑर्डर इसमें क्या होगा, है ना। इंसर्शन ऑर्डर की अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। किस पे बेस होता है भाई? प्रायोरिटी पे बेस होता है टोटली। प्रायोरिटी पे बेस होने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि जो डेटा लोवेस्ट होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। इस हिसाब से आप बताइए कि ऑर्डर असेंडिंग हो रहा है या डिसेंडिंग हो रहा है? जो सबसे छोटा है वो पहले निकल रहा है। सो ऑर्डर कौन सा मिल रहा है? प्रायोरिटी ऑर्डर डिसेंडिंग या असेंडिंग? डिसेंडिंग। असेंडिंग। छोटा एलिमेंट पहले निकलेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सो यहाँ पे जो मैं बोलूं कि डिफॉल्ट नेचुरल ऑर्डरिंग होगा, डिफॉल्ट नेचुरल ऑर्डरिंग वो होगा आपका असेंडिंग। तो बाय डिफॉल्ट आपको जो डेटा ऑर्डर होते हुए दिखेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, अपना कोई ऑर्डर बना सकते हो, आप असेंडिंग से डिसेंडिंग भी कर सकते हो। बट प्रायोरिटी क्यू में बाय डिफॉल्ट जो आपको नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर मिलेगा, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख दूं तो आपको असेंडिंग मिलेगा। मतलब आपने मान लो 10 15 20 डेटा डाला तो डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर उसमें अप्लाई होगा, और उस ऑर्डर अप्लाई होने के बाद जो आपको डेटा दिखेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में, एग्जैक्टली असेंडिंग तो आपको नहीं दिखेगा, वो आपको समझ में आएगा भी, लेकिन वो होता असेंडिंग है, वो आपको समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में होगा जो आपको असेंडिंग में मिलेगा। और असेंडिंग में जब आप कोई डेटा रिमूव करोगे तो सबसे पहले लोएस्ट वाला रिमूव होगा। मतलब अगर मेरे पास कुछ डेटा है, मैं बना के दिखा देता हूं आपको, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो इसका प्रोग्राम ऐड किया है ना क्यू का, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्रायोरिटी क्यू और स्ट्रिंग बना लेता हूँ इसको, और कर लेता हूँ मैं न्यू प्रायोरिटी क्यू और स्ट्रिंग एंड पी क्यू कर लेता हूँ। ऑल कहाँ शिफ्ट गया यार, आर, और मैं पी क्यू। अब ये सब हटाते हैं हम, यहाँ से ये भी हटाया, ये भी हटाया। या स्ट्रिंग से ज्यादा अच्छा आपको इंटीजर में समझ में आएगा, मैं इंटीजर कर लेता हूँ। सर इंटीजर एक क्लास है ना? जी बिल्कुल, तुम भी यही हो? हाँ भाई, चलिए ये आपका हो गया एंड सस आउट किया हमने पी क्यू। तो मैंने कुछ डेटा ऐड किया है 123, 8, 1400 और हमने रन किया। क्या लगता है भाई इंसर्शन ऑर्डर कैसा मिल रहा है आपको? जी डिसेंडिंग। असेंडिंग मिल रहा है। अब अगर मैं करूं पी क्यू, अभी असेंडिंग वाला हम गड़बड़ा देंगे, देखना
PQ डॉट, अगर मुझे डेटा को मान लो रिमूव करना है तो मैं पॉल यूज कर लूं। पॉल करने के बाद हम अगर प्योरिटी क्यू को फिर से देखेंगे तो हम पाएंगे कि लोएस्ट वाले को ये रिमूव कर देगा। ठीक है ना, लोएस्ट को रिमूव किया। बताइए, आप लोग बहुत शांत शांत हैं। अब आप लोग शांत रहते हैं तो फिर हमको डर लगने लगता है कि भैया क्या बात है, क्या ही हम पढ़ा रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। तो अगर ये जो लाइन हमने लिखी है, अगर मगर छोड़ो, ये जो लाइन लिखी है, ये पहली लाइन तो क्लियर हो गई होगी कि प्रायोरिटी बेस्ड पे ऑर्डरिंग होता है, और भाई प्रायोरिटी जो लोएस्ट प्रायोरिटी होती है वो सबसे पहले उस ऑर्डर में, मतलब लो टू हाई, मतलब सॉरी हाईएस्ट प्रायोरिटी लोएस्ट एलिमेंट को दिया जाता है। ऐसा है, उल्टा है इसमें, मतलब डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर असेंडिंग में दे दिया जाता है। छोटे से बड़े में क्रम में आपका एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर सर जब आप ऑर्डर तो असेंडिंग ही है ना? जी, ऑर्डर तो असेंडिंग ही है ना? हाँ ऑर्डर तो असेंडिंग ही है, लेकिन रिमूव करने समय सबसे पहले किसको रिमूव कर रहा है, छोटे को कि बड़े को? लोएस्ट। लोएस्ट को। तो रिमूव करते समय हाई प्रायोरिटी एलिमेंट कौन सा है हमारा, लोएस्ट एलिमेंट और हाईएस्ट एलिमेंट? लोएस्ट। वही बात है कि प्रायोरिटी बेस्ड पे ऑर्डरिंग हो रहा है, और उसके बाद जब रिमूव करने की बारी आ रही तो सबसे छोटे वाले को रिमूव कर दिया जा रहा है। मतलब बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है और लोएस्ट एलिमेंट को पहली प्रायोरिटी दी जाती है। और सर स्ट्रिंग में ऐसे इसमें कैसे होगा फिर? स्ट्रिंग में साइज के हिसाब से होता है, उसकी साइज कैरेक्टर के हिसाब से। ये ABC है और A है तो A छोटा हो गया, अच्छा। या ट्रिपल A है और ABC है तो ट्रिपल A छोटा हो गया। ओके। तो उस हिसाब से की जाएगी। अच्छा, तो ये तो भाई समझ गए ना, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर असेंडिंग हो गया, और रिमूव करने की बारी आएगी तो लोएस्ट वाले को पहले उड़ाया जाएगा। ठीक है, मुद्दा यहीं तक नहीं रहता है, हम थोड़े और एलिमेंट ऐड करते हैं और थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ऐड किया भाई 400, 300 और ऐड किया मान लो 5। अब देखते हैं भाई, क्या भाई असेंडिंग ऑर्डर है? नहीं है सर। तो क्या मामला है इसका? देखो बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू का आउटपुट बिना आप बिहाइंड द सीन गए, बिना इसके इंटरनल इम्प्लीमेंटेड डेटा स्ट्रक्चर को समझे, इस आउटपुट को आप कभी समझ ही नहीं सकते कैसे, किस बेस पे ये आउटपुट आ रहा है। सो मैं थोड़े एलिमेंट्स और बढ़ा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 है ना, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ताकि मुझे एक्सप्लेन करना इजी जाए। आप लोग थोड़ा हेल्प करना मेरी, कौन एलिमेंट बड़ा है छोटा है सब बताने में, बाकी तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो अभी भी हम देख रहे हैं कि उल्टा का उल्टा आया है ना। यस तो सर। क्या हो रहा है इंटरनली, आउटपुट किस बेस पे आ रहा है, इसको समझते हैं। अभी बहुत सारी बातें हैं, इंडेक्स सपोर्टेड, चलो बता देते पहले। इंडेक्स सपोर्ट करेगा इसमें भाई, जब असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है तो इंडेक्स की तो बात ही नहीं है। जब हम रिमूव कर रहे हैं तो लोएस्ट वाले डेटा को पहले रिमूव कर रहा है या इंडेक्स के बेस पे रिमूव कर रहा है, अभी बताइए। लोएस्ट को। नो हो गया, रैंडम एक्सेस भी नो हो गया, नॉन सिंक्रोनाइज्ड हो गया, डुप्लीकेट्स अलाउड होगा, नल नॉट अलाउड होगा। क्यों नल नॉट अलाउड होगा? क्योंकि यहाँ पे जो आपका इंसर्शन ऑर्डर है वो प्रायोरिटी की बेस पे क्या हो रहा है, ऑर्डर मेंटेन कर रहा है प्रायोरिटी की बेस पे, और इसमें देखा जा रहा है कि लोएस्ट एलिमेंट को हाई प्रायोरिटी दी गई है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर मिल रहा है। तो नल को कंपेयर नहीं किया जा सकता ना किसी नंबर से। एक नंबर है मेरे पास 23, 66, 1 और एक नल। अब आप इन तीनों में तो असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हो ना कंपेयर करके। यस सर। यस सर। इसको कैसे कंपेयर करोगे? ये तो अलग प्रजाति का आ गया है ना। तो इसीलिए नल अलाउड नहीं होगा, नल नॉट अलाउड होगा प्रायोरिटी क्यू में। जब भाई डेटा सॉर्टिंग की बात आ गई प्रायोरिटी के बेस पे,
तो वहां पे नल को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नल अलाउड ही नहीं होता। तो ये पहले तो बेसिक बातें हमने बता दी आपको। अब आइए आउटपुट पे कि ये आउटपुट कैसे आ रहा है। सो प्रायोरिटी क्यू जो होता है, प्रायोरिटी क्यू, QUEU, हाँ, ये जो है वो अपने डेटा को इंटरनली स्टोर करता है बाइनरी ट्री के अंदर। अपने डेटा को कहाँ स्टोर करता है भाई? बाइनरी ट्री के अंदर। अच्छा, बाइनरी ट्री के भी बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कंप्लीट बाइनरी ट्री या फुल बाइनरी ट्री या फिर रेड ब्लैक ट्री, है ना, बहुत सारे ट्रीज पढ़े होंगे आपने। ठीक है, ट्री क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं जिन लोगों को नहीं पता है। ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका डेटा ऐसे स्टोर होता है। पहला डेटा स्टोर होगा, फिर दूसरा इस तरीके से स्टोर होगा, फिर तीसरा ऐसे होगा, कुछ इस तरह। पहला डेटा, फिर दूसरा उसके लेफ्ट में आया, फिर राइट में आया, फिर लेफ्ट वाली चाइल्ड पहले भरेगी तो उसके लेफ्ट में आया, फिर उसके राइट में आया। अगला कहाँ भराएगा अगर भरना हुआ तो? यहाँ। यस सर, अगला कहाँ भराएगा? यस सर, भर सकते हैं वहाँ पे। भर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ प्रेफर करेंगे, पहले लेफ्ट भरेंगे एंड देन राइट भरेंगे। भर तो सकते हैं, नो डाउट, सही बोल रहे हो आप। और इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं ट्री। अपना असली में ट्री में जड़ नीचे होती है और लीव्स ऊपर होती हैं। प्रोग्रामिंग में उल्टा होता है, इसको बोलते हैं रूट, जड़ ऊपर होती है, और इसको बोलते हैं लीव्स, लीफ नोड। तो ये सारे चारों के चारों इनको क्या बोलते हैं? लीफ नोड्स, और इसको रूट नोड। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? इसको बोलते हैं हम लोग ट्री डेटा स्ट्रक्चर, जहां पे नॉन लीनियर वे में डेटा को स्टोर किया जाता है। चलो, ये तो ट्री है, सिंपल सा, आप समझ गए। अच्छा, ट्री के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। तो हमें सारा टाइप नहीं पढ़ना, हम डेटा स्ट्रक्चर में नहीं घुसने वाले हैं, ठीक है, कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊं ट्रीज। एक होता है हमारा, इसमें एक टाइप होता है, टाइप 1 में लिख देता हूं ऐसे ही। एक टाइप होता है बाइनरी ट्री का, जिसको हम बोलते हैं फुल है कि कंप्लीट है? आई थिंक कंप्लीट रहेगा ना, हाँ, कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये आपको समझना है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। ये क्यों हम समझ रहे हैं भाई, क्यों हम बाइनरी ट्री पे अचानक से घुस गए? क्योंकि प्रायोरिटी क्यू इंटरनली कंप्लीट बाइनरी ट्री को यूज करता है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री से हमने थोड़ा सा ट्री समझ लिया कि अच्छा, ट्री में डेटा ऐसे ऐसे स्टोर होता है। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री समझ लेंगे, फिर ट्री में डेटा इंसर्ट कैसे होगा वो हम देख लेंगे, तो हमें ये आउटपुट समझ में आ जाएगा कि आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है, इसका आउटपुट। ठीक है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है भाई? कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब ये होता है कि, अब मैं इसे हटा रहा हूं, कि अगर मैं ऊपर से ट्रैवर्स करना शुरू करूं, यहां से लेफ्ट टू राइट, एलिमेंट मुझे मिला, ठीक है, फिर देखो एलिमेंट मिला, फिर जहां जहां एक्सपेक्टेशन थी मेरी, यहां एक्सपेक्टेशन आई, मिला या नहीं मिला एलिमेंट? यस सर। मिला। फिर यहाँ एक्सपेक्टेशन है, मिला या नहीं? यस सर। मिल गया, ठीक है। फिर ये चले, यहाँ एक्सपेक्टेशन है, मिल गया। एक्सपेक्टेशन प्रेजेंट, एक्सपेक्टेशन प्रेजेंट, एक्सपेक्टेशन प्रेजेंट। सो शुरू से लास्ट तक मेरी जहां जहां डेटा की एक्सपेक्टेशन थी, क्या हर जगह मुझे डेटा मिला? यस सर। इसी को बोलते हैं फुल बाइनरी ट्री, सॉरी, कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसको फुल बाइनरी ट्री भी आप बोल सकते हो, क्योंकि फुल बाइनरी ट्री ऐसा ट्री होता है जिसमें हर पेरेंट के 2 चाइल्ड नोड होते हैं। ये मेरा पेरेंट नोड है, और इस पेरेंट नोड के कितने चाइल्ड हैं? हाँ, इस पेरेंट के कितने चाइल्ड नोड हैं? 6। 6। अरे नहीं भाई,
दो है सर। तुम्हारा कोई लड़का होगा तो तुम्हारा लड़का होगा, उसका लड़का तो पोता होगा ना तुम्हारा। दो सर। दो तो बस दो सर। ही हुए ना। if उसके बच्चे होते रहेंगे सबको अपना ही बोलोगे आप, पोता पोती कहाँ गए। तो पेरेंट है, इसके 2 चाइल्ड नोड हैं, फिर ये बाप बन गया, इसके कितने चाइल्ड हैं? दो 2। इसके कितने चाइल्ड हैं? दो तो हर पेरेंट के अगर 2 चाइल्ड हों तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री। तो अभी ये फुल बाइनरी ट्री है या नहीं है? यस सर। यस। और कंप्लीट बाइनरी ट्री है? यस सर। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है भाई? डेटा मिल रहा है जहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, जहां जहां चाह रहे हैं वहां डेटा मिल रहा है। अच्छा भाई, चलो एक स्क्रीनशॉट पहले इसका लगा लिया जाए। कहाँ जावा पढ़ाने से मैं इसमें घुसना पड़ गया ना। अच्छा, अभी देखो फिर, और मान लो कि हमने यहां से ये डेटा हटा दिया। इज इट फुल बाइनरी ट्री? यस और नो? नो। फुल बाइनरी ट्री पेरेंट की 2 चाइल्ड नहीं है। इज इट कंप्लीट बाइनरी ट्री? यस। यहाँ एक्सपेक्टेशन थी, मिला, यहाँ थी मिला, यहाँ थी मिला, यहाँ थी मिला, यहाँ था मिला, यहाँ थी मिला। तो भाई फर्स्ट से लेके लास्ट तक हमको कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां भी कोई मिसिंग नोड थी। फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपको देखना। अब ये नहीं कि आप बोले यहाँ एक्सपेक्टेशन, अरे भाई वहां तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्यों है? लास्ट एलिमेंट तो ये है ना, तो लास्ट के बाद एक्सपेक्ट नहीं करने का है। फर्स्ट से लास्ट तक के बीच में जहां जहां एक्सपेक्टेशन थी कोई एलिमेंट मिसिंग है? नो। अगर हम टू राइट ट्रैवर्स करते जाएं लेयर वाइज तो कोई भाई, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है बट फुल बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि हर पेरेंट की 2 चाइल्ड तो है नहीं है। तो एक ये भी रख लीजिए अपने पास। चलिए, तो ये आ गए हम दूसरा। अच्छा, अगर हम बात कर लें, मान लीजिए कि हम ऐसा कर लें। सर अगर इसका यहाँ से हट जाए तो? रुकिए रुकिए रुकिए, अब अभी आप अपना दिमाग बाद में लगाइए, पहले हमें सारा दिमाग लगा लेने दीजिए। ये हो गया। अब बताइए कि ये फुल है कि कंप्लीट है कि दोनों नहीं है? दोनों नहीं है। फुल बाइनरी तो नहीं है और कंप्लीट भी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि फर्स्ट से लास्ट में क्या कोई नोड मिसिंग मिल रही है? यस सर। यहाँ ये नहीं है, तो कंप्लीट भी नहीं है और फुल भी नहीं है। अब बोलो शिवम। यही पूछ रहा था। इसीलिए हम बोले थे कि पहले हमें पूरा बोल लेने दो, फिर लास्ट में पूछना। चलो, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री समझा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, क्योंकि ये तो समझाना ही पड़ेगा तभी आगे बात क्लियर हो पाएगी। अब इसमें और भी ट्विस्ट है, ठीक है? अब वो ट्विस्ट को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इधर आते हैं। अब जो मेरे ये है ना भाई साहब, प्रायोरिटी क्यू, ये यूज करता है, अब मैं पूरा लिख लेता हूं, कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर भी 2 कंसेप्ट आ सकते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री या तो मिन हीप हो सकता है या तो वो मैक्स हीप हो सकता है। या तो मिन हीप हो सकता है या तो मैक्स हीप हो सकता है। एक कंप्लीट बाइनरी ट्री को मैं मिन हीप क्या है? एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बाइनरी ट्री को ही यूज करता है। मतलब बाइनरी ट्री में ही अगर हम हीप के कुछ रूल्स अप्लाई कर दें तो वो आइदर मिन हीप हो जाएगा या मैक्स हीप हो जाएगा। कैसे भाई? समझिए इधर। ये एक आपके सामने सिंपल सा ट्री है, ठीक है? ये सिंपल, ये सब अब मैं हटा ले रहा हूँ, ये सब मैं हटा ले रहा हूँ। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना भाई? कंप्लीट है ना? चलो, कंप्लीट Yes, तो sir. है, ठीक है। अब इसमें
जो रूट नोड है या जो पेरेंट नोड, रूट छोड़ो, जो पेरेंट नोड है, मान लो ये पेरेंट नोड 1 है, इसका वैल्यू 1 नहीं, मान लो 11 है, और इसकी वैल्यू मान लो 44 है, या एक काम करते हैं अलग कलर से करते हैं, ब्लू से कर लेते हैं, 44 है, इसका 66 है, इसका 100, ये हो गया मान लो 101, 99 और 105। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या हर पेरेंट अपने चाइल्ड से छोटा है? यस सर। तो अगर हर पेरेंट अपने चाइल्ड से छोटा होगा तो उसको बोलेंगे हम मिन हीप। ठीक है, मतलब पेरेंट और चाइल्ड की जो वैल्यूज होती है उनके बिहाफ पे हम मैक्स हीप या मिन हीप डिसाइड करते हैं। सो अगर पेरेंट छोटा है चाइल्ड से, सिर्फ एक है ना इशारा, तो वो मिन हीप हुआ, और अगर पेरेंट बड़ा है चाइल्ड से तो हाँ भाई मैक्स हीप हो जाएगा, सिंपल। तो यही फंडा था, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे। तो मिन हीप ये होगा तब, और मैक्स हीप ये होगा तब। इतना बड़ा कैसे आ गया यार, क्या कॉपी हो गया ये? अच्छा चलो ठीक है। अब सवाल ये है कि जब हम प्रायोरिटी क्यू यूज करते हैं तो मेरा डेटा कंप्लीट बाइनरी ट्री में तो स्टोर होता है, बट कंप्लीट बाइनरी ट्री में स्टोर होकर के वो क्या यूज करता है, मिन हीप को यूज करता है कि मैक्स हीप को? तो जवाब है कि बाय डिफॉल्ट मिन हीप को यूज करता है। अब अगर मिन हीप को यूज करेगा तो रूट में बताइए सबसे छोटी एलिमेंट आएगी कि बड़ी आएगी? छोटी। छोटी। और रूट एलिमेंट ही रिमूव होता है सबसे पहले, सबसे ऊपर मतलब सबसे हाई प्रायोरिटी हो गई ना। आप फ्रूट की दुकान पे जाते हो और बहुत सारा फ्रूट ऐसा सब एक के ऊपर एक रखा रहता है, नीचे से निकालोगे तो बहुत गाली देगा, मतलब अरे अरे भैया क्या कर रहे हैं, पूरा गिरा रहे हैं आप। ऊपर से ही उठाते हो ना, नीचे से गिराओगे तो गड़बड़ा जाता है। सो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? जो ऊपर रखा हुआ होता है। सो अगर आप देखो तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में अगर आप देखो तो प्रायोरिटाइज करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं तो आप इस डेटा स्ट्रक्चर में रखेंगे, ऊपर के एलिमेंट को निकालने के लिए ये सबसे एफिशिएंटली वर्क करेगा। मतलब आपको अगर बेस्ड ऑन प्रायोरिटी डेटा फेच करना है, सो बेस्ट वे इज बाइनरी ट्री, क्योंकि इस ट्री में अगर आप रूट नोड को निकालेंगे सो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है वो ओमेगा 1 आता है, कांस्टेंट टाइम आता है। अब ये ओमेगा तो ओमेगा में घुस रहे हैं, जो कि घुसना नहीं चाहिए, लेकिन सिंपल तौर पे बताएं अगर आपको, तो कांस्टेंट टाइम मतलब भाई रूट से एलिमेंट निकालने का, यार आपको कहीं और ट्रेवर्स करना है क्या, कहीं जाने का है क्या इधर उधर, बताइए। अगर आपको सबसे छोटी वैल्यू को सबसे पहले, सबसे छोटी वैल्यू को आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया है, तो सबसे छोटी वैल्यू को अगर इस बाइनरी ट्री से निकालना है तो आपको पूरे ट्री को ट्रैवर्स करना है कि टॉप वाला ही उठा लोगे? टॉप वाला उठा लो। टॉप वाला। इसको बोलते हैं कांस्टेंट टाइम में निकालना, हमको कहीं ट्रैवर्स नहीं करने का, ठट से मिलेगा सीधे कांस्टेंट टाइम में। सो इसीलिए प्रायोरिटी क्यू जो होता है वो बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री को यूज करता है, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू बेस्ड ऑन प्रायोरिटी डेटा को फेच करवाना चाहता है, और प्रायोरिटी मेंटेन करने के लिए बाइनरी ट्री बेस्ट होती है, कंप्लीट बाइनरी ट्री वगैरह बेस्ट होती है। अब इसमें आप हो सकता है कि आप हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट को पहले निकलवाना चाहते हैं तो मैक्स हीप बना लेंगे, अपने ट्री को मैक्स हीप बना लेंगे। अगर आप लोएस्ट एलिमेंट को हाई प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो आप मिन हीप बना लेंगे। समझ रहे हैं? इतनी बात समझ में आई जो हमने बताया अभी? हाँ सर। सब लोग इतनी बात समझ में आई ना सबको? जी सर। चलो जी तो सर। एक स्क्रीनशॉट तो इसका भी पटक लेते हैं। इसको कहाँ रखा जाए, नीचे ही करते हैं ऑर्डर में ना, जिसे बताया है। चलो अब हम सिंपल सी बात करते हैं अपने आउटपुट की। ये कैसे आया भाई?
तो बहुत सिंपल है। अब देखो, अब थोड़ा आप लोग ध्यान देना, ध्यान से एकदम, ताकि आपको आउटपुट समझ में आ जाए। आउटपुट एक बार समझ गए तो बस हो गया, यही तो खेला है। ये हमने ऐड किया है तो मैं यहाँ रख लेता हूँ ताकि मुझे इधर उधर ना घूमना पड़े बार बार। चलो भाई इसको साइड में कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले 123 डाला। चलो, अरे यार अब तो मेरी हालत खराब होगी बना बना के। 1 2 3, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। चलो 1 2 3 के बाद क्या है? 8। 8 देखो सबसे पहले आप 130 ऐड करें, उसके बाद जो एलिमेंट है लेफ्ट से शुरू करें आप। तो उसके बाद भाई क्या है? 8 है, तुमने 8 ऐड किया। उसके बाद फिर उसके राइट में 1400 1400, फिर उसके लेफ्ट में कौन गया? 400 700, फिर 8 के राइट में कौन गया? 300 300, फिर 1400 के लेफ्ट में कौन गया? 5 5, फिर 1400 के राइट में 556 ठीक है, और देन 400 के लेफ्ट में 900 900, और ये हो गया 700। अभी आउटपुट नहीं, अभी तो हमने बेसिक स्टोर किया। प्रायोरिटी क्यू ऐसा नहीं करता है, अभी तो ये सिंपल स्टोर किया इसने, ठीक है। तो ये तो क्या बना भाई, ये अगर आप ध्यान से समझोगे इसको, तो क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? यस सर। क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? नो सर। फुल हमें लेना भी नहीं है ना, फुल से लेना देना, ऐसे ही पूछ लिया। चलो भाई थोड़ा बना देते हैं ताकि थोड़ा आप लोग को समझ में आए कि भाई क्या है, कैसे है ये लफड़ा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड ये हो गया, ठीक है, इतना तो आ गया। अब हम सिर्फ कंप्लीट प्रायोरिटी क्यू सिर्फ कंप्लीट बाइनरी ट्री में डेटा स्टोर नहीं करता, बल्कि कंप्लीट बाइनरी ट्री के मिन हीप को सपोर्ट करता है ना। तो अब हम करेंगे हीपीफाई, हीपीफाई हम करेंगे। हीपीफाई मतलब हीप, मिन हीप या मैक्स हीप आप इस पे अप्लाई करें। सो प्रायोरिटी क्यू क्या अप्लाई करता है बाय डिफॉल्ट, मिन या मैक्स? मिन हम भी मिन करेंगे। तो मिन हीप मतलब कि हर पेरेंट को अपने चाइल्ड से छोटा होना पड़ेगा। आइए पहले टॉप नोड वाले को देखते हैं, रूट नोड को देखते हैं। तो रूट नोड क्या अपने पेरेंट से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। अब इन दोनों में से छोटा कौन है? 8 तो भाई रूट बड़ा है, सुदीप म्यूट कर लो। पेरेंट बड़ा है, चाइल्ड छोटे हैं। अगर हो सकता था कि पेरेंट से दोनों चाइल्ड छोटे होते हैं, सो ऊपर कौन आता? जो ज्यादा छोटा होता ना, जो ज्यादा छोटा होगा वो ऊपर आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे 8 ऊपर आ गया, क्योंकि 1400 तो वैसे ही बड़ा है, 123 वो कभी ऊपर आएगा नहीं। तो अगर 8 ऊपर आया तो 123 कहाँ गया? नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, 123 पे आ गया, और 1400 अपनी जगह पे है, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब जब 123 नीचे आया, ठीक है, तो 123 के नीचे क्या होगा यहाँ पे? 400 300 400 और 300। तो 400 300 क्या 123 से बड़ा है छोटा है? बड़ा। बड़ा है। तो मीन हीप सपोर्ट हो रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह 400 को देख लेते हैं पहले। 400 के नीचे 900 और 700 हैं, कोई दिक्कत है? नो सर। भाई पेरेंट छोटा होना चाहिए, ठीक है छोटा। अच्छा इधर वाले तो पूरे हो गए। 1400 का चाइल्ड 5 और 556 है, ऊपर कौन आएगा? दोनों ही 5 छोटे हैं। हाँ 5 ऊपर आ गया, 5 ऊपर आया तो 1400 आया यहाँ पे, और 556 आया यहाँ पे। अभी 5 8 फिर देखेगा, अरे भाई यहाँ भी गड़बड़ हो रहा है, तो 5 ऊपर जाएगा, 8 इधर आ जाएगा।
यस 8 सर। यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया। ये हो गया ना? बताओ, देख लो, सबका पेरेंट अपने चाइल्ड से छोटा है। बताइए। अब ये आउटपुट उठा लेते हैं हम, जो हम लोग का आया था। अब यहां से आप ऊपर से ट्रैवर्स कर लीजिए। 5, 130, 8, 400, 300, 1400, 556, 900, 700। ठीक आया आउटपुट? यस सर। अगर आप इसको लेफ्ट, आप रूट से लेके और लास्ट लीफ नोड तक अगर लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स कर दें तो क्या वही आउटपुट हमें आया था? यस सर। अब ये आउटपुट अगर आप सोचो कि आप हिपीफाई और बाइनरी ट्री नहीं जानते तो कभी समझ पाते? नो सर। नो सर। चांस ही नहीं ना। मतलब 3-5 करते, दिमाग लगाते, लेकिन मैच नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं अगर आपका लॉजिक गलती से मैच हो जाता तो दूसरे प्रोग्राम में फेल हो जाता। एग्जैक्ट यही तरीका है समझने का। अच्छा, अब हम रिमूव करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं ना। तो भाई हमने यहाँ पे पॉल किया, और पॉल करने के बाद आप देखो ऐसा हुआ है कि 5 हटने के बाद सब एज इट इज हैं। पॉल क्या करेगा? हमेशा टॉप नोड को रिमूव करेगा। तो ये पॉल से ये ऊपर वाला टोपी उड़ जाएगा। सो 5 रिमूव करने के बाद क्या ऐसा हुआ कि बाकी एज इट इज हमें मिल गया आउटपुट में, कि ऑर्डर चेंज हो गया? चेंज हो गया सर। चेंज हो गया। तो कैसे हुआ वो भाई? अब वो ऑर्डर रिमूव करने के बाद ऑर्डर किस बिहाफ पे सेट होता है वो भी समझते हैं। जब भी आप कोई एलिमेंट, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ पॉल करो, यू कैन ऑल्सो रिमूव इन बिटवीन मेथड्स, ठीक है? बट जनरली वो तरीका सही नहीं होता। हम पॉल ही यूज करते हैं क्योंकि हम प्रायोरिटी की बेस पे लेना चाहते हैं। सो पॉल किया हमने। पॉल अगर हमने मान लो कर दिया, सो उसके बाद क्या ये बाइनरी ट्री रह जाएगा क्या? देखो, अगर यही ना है, क्या ये बाइनरी ट्री है अब? नो सर। भाई बाइनरी ट्री में रूट नोड हो ही नहीं। ऐसा कैसे? 2 रूट नोड कहां से आ गई भाई? तो अगर आप कोई टॉप एलिमेंट रिमूव करते हैं तो आपको इसको बाइनरी ट्री ही नहीं बल्कि कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है, शर्त नंबर 1। एंड शर्त नंबर 2 कि वो मिन हीप भी होना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा, चलिए समझते हैं। तो इसको हमने रिमूव कर दिया। ये रिमूव करते ही इसको बाइनरी ट्री चूंकि बनाए रखना है वो भी कंप्लीट, तो ये 700 को उठा के यहां डाल दिया जाएगा। ठीक है? इन केस ऑफ पॉल। अब अगर 700 को ऊपर डाला गया तो आइए इधर समझ लेते हैं यहां पे। तो 700 आया टॉप पे, उसके नीचे कौन? 123। 123 और 8, फिर उसके नीचे आया भाई 400, फिर 300, 1400, 556, फिर उसके नीचे आया 900, 700। चलो भाई, सॉरी 700 तो ऊपर टपक गया था ना। ये क्या ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नो बताइए। सर। हम्म? नो सर। क्या नहीं है? है सर। आप देख लो भाई, शुरू से लेके लास्ट तक आप ट्रैवर्स करके देख लो, कहीं मिसिंग है क्या? है सर। है ना? फुल नहीं है, कंप्लीट तो है। फुल मतलब सबके 2 चाइल्ड होना चाहिए, फुल नहीं है, ठीक है। कंप्लीट तो है, हमें कंप्लीट तो हमने कंप्लीट तो बना लिया। बट क्या ये मिन हिप है? नो सर। तो मिन हिप के लिए हिपीफाई कर दिया जाए। हिपीफाई में ऊपर कौन आएगा? 8 आ जाएगा। हाँ शिवम बोलो। सर जो ऊपर आपने बनाया था वो फुल है? ये नहीं, ये 1 2 3 ये वाला ही है। ये इस कहाँ हाँ फुल है? ये
इसमें हर है तो सबके दो हर, चाइल्ड। हर सबके 2 चाइल्ड कहाँ हैं? देखिए 123 की है, 1 2 हाँ दो, नहीं नहीं सही, करेक्ट करेक्ट, सबके 2 चाइल्ड हैं, करेक्ट है। तो ये भी फुल हुआ ना? तो इसका एक ही है ना कान, इसका दूसरा कहाँ है नहीं नहीं चारों का? नहीं, वो आपने बोला था ना कि वो फुल नहीं है, इसलिए मैं। हाँ तो ये क्या है, हमारा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट, हाँ शुरू से तो ये लेके लास्ट तक। कंप्लीट भी हुआ और वो ऊपर वाला कंप्लीट भी है और फुल भी है। हाँ कम देखो, अगर जरूरी नहीं है, अगर कोई ट्री अगर मान लो कंप्लीट और फुल दोनों हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कंप्लीट और फुल दोनों भी हो सकता है, जैसे ऊपर वाला हो गया ये, बट ये वाला नहीं है ना, क्योंकि 400 की एक ही चाइल्ड है, 2 चाइल्ड नहीं है, ऐसा है। तो ओके। कहाँ बता दिए हम क्या सोच रहे थे? हाँ तो ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना भाई, सब लोग समझते हैं ना? कंप्लीट का मतलब क्या होता है सिद्धार्थ? सर मतलब जो चिल्ड्रन नोड में भी कुछ हो सर, मतलब डाटा। चिल्ड्रन नोड में कुछ हो नहीं, कंप्लीट का मतलब होता है कि शुरू से लेके लास्ट तक अगर हम ट्रैवर्स करेंगे तो कोई भी मिसिंग एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जी सर। तो कहाँ कोई मिसिंग है क्या? देखिए 700 नहीं मिला, नहीं फिर सर। इसके भी 2 मिले, फिर जी इन जी दोनों के भी 2 मिले, चाइल्ड का भी फिर डाटा है। हाँ। अब ये तो हमने बना दिया, तो जब भी आप रूट नोड को रिमूव करेंगे, ध्यान रखें सबसे आखिरी वाले को ऊपर लाएंगे। क्यों? आखिरी वाले को ऊपर लाने से क्या ये मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री बना रहेगा? हाँ सर। अगर हम मान लो 1400 को उठा के डाल देते हैं तो ये कंप्लीट नहीं होता, बीच से एक मिसिंग हो जाता ना, तो इसीलिए लास्ट वाले को ऊपर लाएंगे टू मेंटेन कंप्लीट बाइनरी ट्री। लास्ट वाले को ऊपर लाएंगे तो ऐसा हो गया। अब इसको हीपीफाई कर लेंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा। हीपीफाई मतलब चाइल्ड को छोटा करना, मिन हीप बना रहे हैं इसको हम, तो यहाँ 700 यहाँ आ जाएगा, बताइए ठीक है ना? यस फिर सर। बाकी तो ये सब ठीक है, इधर 556 ऊपर आ जाएगा और 700 नीचे गया, तो ये यस सर। हमारा बन गया। तो अगर हम ट्रैवर्स करेंगे तो 8 1 2 3 5 5 6 400 जो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, अभी मालूम पड़ जाएगा कि हम लोगों ने सही किया है कि नहीं। तो ये आउटपुट आना चाहिए, देखो 8 1 2 3 5 5 6 400 300 1400 700 900, ठीक है? देख लीजिए भाई आप लोग। यस सर। तो जब भी आप पॉल करेंगे तो पॉल करने के बाद इंटरनली आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री मेंटेन करने के लिए लास्ट वाला लीफ आपके रूट नोड पे आ जाता है एंड देन हीपीफाई कर दिया जाता है, फिर से मेन हीप बना दिया जाता है। और अब अगर रिमूव करना है तो 8 रिमूव होगा। 8 रिमूव होगा तो 8 की जगह कौन आएगा? 900। 900 आएगा। फिर 900 क्या वहां बना रहेगा या हीपीफाई करना पड़ेगा? हीपीफाई करना। हीपीफाई करेंगे तो अब समझ गए ना कैसे होगा काम प्रायोरिटी क्यू में। सो जी सर। सवाल ये है कि प्रायोरिटी क्यू कंप्लीट बाइनरी ट्री को क्यों यूज करता है? वाई priority queue uses complete binary tree? तो आंसर because we can fetch highest priority element very efficiently। हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट हमेशा टॉप पे चढ़ जाएगा ना। जी सर। अब हमारे केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट सबसे छोटा है, ठीक है? तो सबसे छोटा वाला टॉप पे चढ़ जाएगा और टॉप से लड्डू उठाना कौन सी बड़ी बात है, टुक से उठा लोगे सीधा। तो उस एफिशिएंटली का मतलब यहाँ पे आपको डेटा स्ट्रक्चर के टर्म्स में कांस्टेंट टाइम में आपको मिलेगा। इसमें आप उतना दिमाग ना लगाएं, अगर आपको डीएसए नहीं आता तो सिंपल आप वेरी एफिशिएंटली बोल के आगे निकल सकते हैं। इंटरव्यू आपसे डीएसए क्वेश्चन नहीं पूछेगा बिकॉज वो डीएसए पे आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा है, आप तो भाई जावा पे इंटरव्यू हो रहा है आपका। सो ये ध्यान रखेंगे कि इसीलिए प्रायोरिटी क्यू के अंदर जब भी प्रायोरिटी वगैरह की बात आती है, इंटरनली
बाइनरी ट्री को यूज किया जाता है, क्योंकि ये सबसे एफिशिएंटली आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी डेटा निकाल करके देगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, ये सब पूरा फंडा। यस सर, ये स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। अरे बिल्कुल डालेंगे, यही मेन है भाई, बाकी क्या है यार, ऐड है, रिमूव है, अब करते जाओ। मेथड चलाना अब आपको क्या सिखाना, मेथड तो चला ही लोगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग इसमें ऐड चला ले, ऐड है, पॉल है, ठीक है, इसमें आपको पीक मिलेगा। ठीक है, पीक मतलब कौन सा एलिमेंट देगा पीक? टोपी पे बैठा हुआ ना, टॉप पे बैठा हुआ निकाल के दे देगा। इसी तरह आपको क्लियर मेथड, चाहे क्लियर कर दो, साइज निकालना है साइज निकाल लो, यही सब मेथड इसमें आपको मिल जाएंगे, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। सो मेन एक्सप्लेनेशन प्रायोरिटी क्यू का यही था कि प्रायोरिटी क्यू में इस तरीके से प्रायोरिटी बेस्ड पे किस तरीके से हमें एलिमेंट मतलब आउटपुट मिल रहा है वो समझना था। सो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट बताइए, सबसे छोटी वैल्यू हाईएस्ट प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी वैल्यू हाईएस्ट प्रायोरिटी है? लोएस्ट वैल्यू। हाँ, लोएस्ट वैल्यू में हाईएस्ट प्रायोरिटी। मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ ऐसे, अगर मैं यहाँ पे बस डाल दूं कलेक्शंस नाम की एक क्लास है एंड मैं कर दूं डॉट रिवर्स ऑर्डर, तो अब ये मैक्स हीप को यूज करेगा और सबसे बड़ा ऊपर आएगा। ये देखिए, सबसे बड़ा ऊपर आ गया, तो मैक्स हीप भी हो जाता है, मिन हीप भी हो जाता है। अगर ये आप करोगे तो इंटरनली मैक्स हीप हो जाएगा। तो ये करने से मैक्स हीप हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी सी और बात बची हुई है बताने की, तो हम चाहेंगे कि ब्रेक रख लिया जाए, क्योंकि हम लोग 1.5 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं और चीजें ऊपर से ना जाए, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ब्रेक रखते हैं। 10 मिनट का 26 हो रहा है, आप लोग 35 तक आ जाओ। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक रख लेते हैं, बाकी जो बची हुई बात है तब कर लेंगे। कब? चलिए, तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने जानी कि प्रायोरिटी क्यू क्या होता है। पहले तो ये देखा हमने प्रायोरिटी क्यू, इंटरनली प्रायोरिटी क्यू कैसे काम करता है, और प्रायोरिटी क्यू को हमें कब यूज करना चाहिए, जब हमें प्रायोरिटी के बेस पे भाई मुझे एलिमेंट को सॉर्ट करना हो। अगर भाई मेरे को छोटा एलिमेंट के हिसाब से चाहिए तो मैं मेन हीप करूंगा, और बड़े एलिमेंट के हिसाब से अगर बड़े एलिमेंट को हाई प्रायोरिटी देना है तो मैं कलेक्शंस डॉट रिवर्स यूज कर सकता हूँ। हालांकि कलेक्शंस नाम की जो क्लास है इसको मैं और भी डीप में आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए तो हमने एक छोटा सा चीज यूज किया है बस। ठीक है, और मैक्स हिप। अब सवाल ये है कि जब मैं एक प्रायोरिटी क्यू बनाता हूँ, सपोज हमने यही बनाया है, और ये पॉल वॉल हटाते हैं, और बनाने के बाद हमने रन किया और हमें एक ऑर्डर मिला। ठीक है, ये एक मैं कलेक्शन रिवर्स हटा लेता हूँ यहाँ से पहले। ये हमें एक सिंपल सा ऑर्डर मिला, छोटे से बड़े क्रम में हम इसको बोल सकते हैं ना। अगर बाइनरी ट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये मेन हीप में स्टोर्ड है ये सारा डेटा। अब सवाल ये है कि ये जो ऑर्डरिंग है वो कौन कर रहा है? छोटे से बड़े में जो ऑर्डरिंग मेंटेन करने का काम है वो कौन करता है? तो मैं आपको बता दूं, या इससे भी पहले मैं आपको बात बताऊं, चलो वो बात अल्टीमेटली आ ही जाएगी कौन करता है। उससे भी पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या मैं प्रायोरिटी क्यू को ऑब्जेक्ट टाइप का बना सकता हूं? तो जी हाँ, बना सकता हूं। हमने ऑब्जेक्ट टाइप का बना लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, और उसमें इंटीजर ऐड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं 1 2 3 के साथ एक स्ट्रिंग को भी जोड़ दूं, मान लो डेटा नाम की स्ट्रिंग, अब आप बताइए कि जो ऑर्डर मेंटेन करना था, नंबर्स के मामले में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? नंबर्स के मामले में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? 8 को। 5 सॉरी 5 को। हाँ, अगर 5 है तो 5 को दिया जाएगा, अगर 5 रिमूव हो गया है तो
बात अलग, 8 रिमूव हो गया या 5 रिमूव हो गया तो बात अलग है। तो अभी मैं 5 ऐड किया हुआ है तो 5 को दिया जाएगा। नंबर्स के मामले में तो भाई 5 है, ठीक है। लेकिन अब जो ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है वो नंबर के हिसाब से किया जा रहा है, और अगर आप बीच में स्ट्रिंग डाल देते हैं तो फिर क्या इसका कंपैरिजन हम एक इंटीजर से कर सकते हैं? सोचिए आप, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, एक और ऐड कर देते हैं हम p डॉट ऐड, और एक हम कर देते हैं फॉल्स। लो भाई, अभी बूलियन का आप कैसे करोगे? आप स्ट्रिंग का सोच रहे होगे, आस्की वास्की ऐसा कुछ अगर आप ऐसा सोच भी रहे होगे तो बूलियन का कैसे करोगे? समझ रहे? 0 1 अब मान लो इस सब में हमने एक ऐड कर दिया, मान लो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं ऐड कर सकते इसमें हम? अगर मेरे पास कोई क्लास है, मान लो मेरे पास एक क्लास है एम्प्लॉय, ठीक है, तो क्या अगर मेरा प्रायोरिटी क्यू ऑब्जेक्ट टाइप का है तो मैं उसमें एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकता हूं? भाई ये बताइए कि कलेक्शन में ऑब्जेक्ट ही जाता है ना, तो इंटीजर ऑब्जेक्ट जा सकता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जा सकता है, बुलियन ऑब्जेक्ट जा सकता है, तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्यों नहीं जा सकता? ये भी तो ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है कि नहीं? ऑब्जेक्ट का चाइल्ड एम्प्लॉय। तो जो भी भाई ऑब्जेक्ट के चाइल्ड होंगे सब भरे जाएंगे। इंटीजर भी ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है, स्ट्रिंग भी है, बुलियन भी है, एम्प्लॉय भी है। बट प्रायोरिटी क्यू में अगर हम ये ऐसा काम करें, एरे लिस्ट तक तो ठीक था, लिंक लिस्ट तक तो ठीक था, वेक्टर में भी ठीक है, अगर प्रायोरिटी क्यू में अगर हम ऐसा करेंगे तो तकलीफ ये आ जाएगी कि अब आप सॉर्टिंग किस हिसाब से करोगे? इंसर्शन ऑर्डर का प्रिजर्वेशन किस हिसाब से करोगे? आप बोलोगे हम मिन हीप के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, तो इन चारों में क्या कंपैरिजन होगा? तो यहाँ पे आपका मामला गड़बड़ा जाएगा। ये देखिए, तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन की प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो प्रायोरिटी क्यू जो है, चूंकि यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, सो भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो तो सेम डेटा टाइप में ऑर्डर मेंटेन करोगे ना, या बूलियन इंटीजर में ऑर्डर मेंटेन करोगे? सर सेम डाटा टाइप। हाँ, सो प्रायोरिटी क्यू डिजाइन टू बी जेनेरिक है ना, हैज बीन डिजाइन टू बी जेनेरिक। प्रायोरिटी क्यू had been designed to be जेनरिक। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरीके से बनाया ही गया है क्योंकि भाई ऑर्डर मेंटेन हो रहा है ना, सिर्फ स्टोर नहीं कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है, इंटरनली एलिमेंट्स को एक दूसरे में कंपेयर भी कर रहा है, और जाहिर सी बात है आप डिफरेंट डाल लोगे तो कैसे कंपेयर होगा? ये तो एक लेमैन तरीके से मैंने आपको समझाया। अब आओ थोड़ा टेक्निकल में चलते हैं हम, ठीक है। हम अगर एक ही तरह का डेटा डालें, मान लो हम एक ही तरीके का डेटा डालते हैं, अगर मैं सिर्फ ये पूरा हटा लेता हूं, अगर मैं एक ही तरह का डेटा डालूं, सिर्फ इंटीजर डालूं, तो क्या प्रिंट होगा? रन करेंगे तो हाँ भाई 1 2 3 1 2 3 होगा। चलो अब हम अगर सिर्फ डेटा डाल दें, ये हटा लें, तो डेटा आ जाएगा। फिर हम इसको हटा लें, इसको कमेंट कर दें तो फॉल्स आना चाहिए। फिर इसको हटा लें, इसको कमेंट कर लें, अब देखो गड़बड़ हो गई ना गड़बड़। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंपैरेबल का नाम लेगा। ये क्या है कंपैरेबल? क्यों ये दिक्कत आ रही है? मतलब ये तो चलो भाई आपने बताया कि यार डिफरेंट डेटा टाइप होगा तो तकलीफ होगी, वो तो हमें समझ में आ गया कि प्रायोरिटी क्यू हैड बीन डिजाइन टू बी जेनरिक। व्हाई? बिकॉज ये डेटा को कंपेयर कर रही है, कर रही कि नहीं भाई बताइए? इंटरनली डेटा को कंपेयर कर रही है एंड सॉर्टिंग भी कर रही है। देखा आपने डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर मिन हीप वाला? तो ये कंपैरिजन भी कर रही है, सॉर्टिंग भी कर रही है। और कंपैरिजन सॉर्टिंग कब संभव है? जब एक ही नेचर का डेटा हो। यहां तक तो बात समझ में आ रही है? तो भाई मेरे पास भी तो एक ही नेचर का डेटा है, मेरे पास कौन सा 75 तरह का डेटा है? सिर्फ एम्प्लॉय ही तो है।
सिर्फ इंटीजर चलेगा, सिर्फ स्ट्रिंग चलेगा, सिर्फ बुलियन चलेगा, पर सिर्फ एम्प्लॉय में क्या दिक्कत है यार? तो समझो बात को। जब मैं सिर्फ इंटीजर डालता हूं, मैं एक लाइन लिख देता हूं कि प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू supports only object which is of type comparable। प्रायोरिटी क्यू के अंदर आप, कहाँ चला गया यार, इक्लिप्स क्यों नहीं ओपन? हाँ, प्रायोरिटी क्यू के अंदर आप सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को डाल सकते हो जो कंपैरेबल टाइप का हो। क्यों ऐसा है भाई? पहले मैं आपको प्रूफ दिखा दूं। हम इंटीजर क्लास को ओपन करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम 1 2 3 हमने देखा, अलाउ किया था। तो जावा लैंग में इंटीजर होगा, कहाँ गया इंटीजर? जरा देखिएगा ये क्लास, क्या इसका पेरेंट कंपैरेबल है ना? तो मैं बोल सकता हूं कि इंटीजर इज ऑफ टाइप कंपैरेबल। क्या इंटीजर कंपैरेबल टाइप का है कि नहीं है, बताइए? चाइल्ड पेरेंट टाइप का होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है ना, चाइल्ड पेरेंट टाइप का होता है। हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पेरेंट के रेफरेंस में तभी तो होल्ड कर पाते थे। सो जो क्लास कंपैरेबल को इंप्लीमेंट्स नहीं करती, वो प्रायोरिटी क्यू अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंटीजर कंपैरेबल को करती है, करेगा। स्ट्रिंग भी करती है, मैं आपको दिखा दूंगा। स्ट्रिंग भी कंपैरेबल को करेगी। ये देखिए कंपैरेबल, तो स्ट्रिंग को भी इसने लिया। इसी तरह बूलियन भी कंपैरेबल को करेगी, इसीलिए उसने बूलियन को भी लिया। लेकिन एम्प्लॉय क्या कंपैरेबल को कर रही है? नहीं ना, नो सर। इसीलिए एम्प्लॉय को नहीं लिया। अब क्यों भाई कंपैरेबल वाले को ही लिया जा रहा है? कंपैरेबल में ऐसा क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। जब मैंने 5 7 10 एलिमेंट मान लीजिए इंटीजर के डाले, सो इंटीजर के एलिमेंट्स की जो सॉर्टिंग होती है वो कंपैरेबल इंटरफेस के मेथड से होती है। मैं दिखा दूं यहाँ पे आपको। इसमें कंपैरेबल में आपको एक कंपैरेबल इंटरफेस का मेथड आपको यहाँ ओवररिडन मेथड मिल जाएगा। कंपेयर टू मिलेगा शायद, कंपेयर टू। ये देखिए, ये मेथड जो है कंपेयर टू, ये जो मेथड है ये कहां से मिला हमें? या मैं ऐसे दिखा देता हूं, अब इसमें छोड़िए, मैं इम्प्लीमेंट्स कर लूं कंपैरेबल, ठीक है। और इसमें मैं क्या भाई करवाने वाला हूं? कंपेयर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को, और इसका एक मेथड आपको मिलेगा कंपेयर टू। ये मेथड आपको मिलेगा। सो अभी हम कंपैरेबल को अलग तरीके से पढ़ेंगे, जब कलेक्शन हमारा हो जाएगा तो कोई एक खास दिन हम कंपैरेबल पे बात करेंगे। कंपैरेबल होता है, और भी चीजें हैं, हम बात करेंगे। इसकी बात मतलब इसकी कहानी हम अलग समझेंगे। अभी आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि प्रायोरिटी क्यू सिर्फ कंपैरेबल को ही क्यों एक्सेप्ट कर रही है, सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को क्यों एक्सेप्ट कर रही है जो कंपैरेबल को इंप्लीमेंट करता है? क्योंकि प्रायोरिटी क्यू के अंदर एलिमेंट्स को कंपेयर किया जा रहा है कि नहीं? प्रायोरिटी क्यू के अंदर एलिमेंट्स को कंपेयर किया जा रहा है कि नहीं? कर रहे हैं सर। कर रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है। वो कंपैरिजन प्रायोरिटी क्यू का स्पेशलाइज्ड मेथड नहीं कर रहा है। मतलब प्रायोरिटी क्यू के अंदर आपने किसका यूज किया भाई? ऑब्जेक्ट का यूज किया। ऑब्जेक्ट क्लास अगर मैं आपको दिखाऊं, या ऑब्जेक्ट तो मतलब टाइप हो गया, आप इंटीजर को डाल रहे हो, तो इंटीजर क्लास हमने देखा तो पता चला अच्छा बेटा इंटीजर के अंदर भी कंपेयर टू है। मतलब कि अगर आप इंटीजर ऑब्जेक्ट डाल रहे हो तो इंटीजर ऑब्जेक्ट आपस में कंपेयर करने के लिए कंपेयर टू मेथड को यूज करता है। अगर आपने मान लो प्रायोरिटी क्यू के अंदर 5 6 ठो इंटीजर ऑब्जेक्ट डाला, 1 2 3 5 6 ठो
इंटीजर ऑब्जेक्ट डाला। अब बताइए क्या इंटीजर ऑब्जेक्ट आपस में कंपेयर होंगे? ये चारों यस सर। आपस में कंपेयर होंगे। सो इंटीजर क्लास के पास ऐसा कोई मेथड होना चाहिए ना जो इन चारों को कंपेयर करे। यस सर। तो वो मेथड कहां से आया? कंपेयर टू, जो कि आया किसके पास से? कंपैरेबल। कंपेरेबल। सो ये सब इंटरनली होता है। कब कौन सा कॉल होता है इस पे हमें नहीं जाना, ये सब इंटरनली होता है। मतलब प्रायोरिटी क्यू में अगर आप इंटीजर डाल रहे हो तो सिर्फ इंटीजर ही डालोगे, क्योंकि भाई हम टाइप सेफ्टी यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप में थोड़ी कंपेयर करते हैं, सेम टाइप में कंपेयर करते हैं। तो बहुत सारा एक ही टाइप का डेटा डाल देंगे, मान लो कि वो इंटीजर है। तो अगर बहुत सारा हमने इंटीजर डाला हुआ है तो अब इंटीजर को कैसे आपस में कंपेयर किया जाए, उसके लिए इंटीजर क्लास के पास, इंटीजर ऑब्जेक्ट के पास कंपेयर टू मेथड होगा जो कि कंपेरेबल से आता है। इसी तरह अगर मैंने मान लो बहुत सारी स्ट्रिंग डाली, बहुत सारी स्ट्रिंग डाली, तो क्या स्ट्रिंग्स आपस में कंपेयर होंगी? यस सर। स्ट्रिंग भी आपस में कंपेयर होगी। मान लो ये एक्स डेटा है, ये पी डेटा है, या ऐसा कुछ भी अलग अलग कर देते हैं, ये भी आपस में कंपेयर होगी। सो स्ट्रिंग के पास क्योंकि हमने एक ही टाइप का हम डाल सकते हैं, अगर इंटीजर डालेंगे तो ये सिर्फ, अगर स्ट्रिंग डाले तो सिर्फ स्ट्रिंग, इंटीजर नहीं डालेंगे। तो अगर हम सिर्फ स्ट्रिंग ही डाल रहे हैं तो स्ट्रिंग भी कंपेयर होगी। तो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए स्ट्रिंग क्लास के पास कंपेयर टू मेथड होना चाहिए। और कंपेयर टू मेथड कहां से आएगा? कहां से आएगा कंपेयर टू मेथड? कंपेरेबल। कंपैरेबल से। तो स्ट्रिंग क्लास भी कंपैरेबल को इंप्लीमेंट करनी चाहिए। इट मींस पता ये चला कि जो हम देख रहे हैं डेटा का कंपेयरिंग, ठीक है, डेटा जो कंपेयर हो रहा है पहला डेटा दूसरे से, वो कंपैरिजन इंटरनली होता है कंपेयर टू मेथड को यूज करके। और ये कंपेयर टू जो मेथड है वो इंटरनली कॉल वगैरह होता है, उसमें हमें नहीं जाना है। सो कंपेयर टू मेथड को यूज करके हमारा कंपैरिजन होता है, और कंपेयर टू मेथड मिलता है कंपैरेबल से। सो हम उसी ऑब्जेक्ट को डाल सकते हैं जिसमें आपने कंपैरेबल को इंप्लीमेंट किया हो। तो एम्प्लॉय में हमने कंपैरेबल को इंप्लीमेंट नहीं किया। जब एम्प्लॉय में हमने कंपैरेबल को इंप्लीमेंट नहीं किया, तो अगर आप 10 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डाल दोगे तो 10 एम्प्लॉय आपस में कैसे कंपेयर होंगे? क्या आपने कोई लॉजिक लिखा है एम्प्लॉय के कंपैरिजन का? नहीं लिखा है, आपने नहीं लिखा है, कोई लॉजिक आपने नहीं लिखा है। आप देखिए एम्प्लॉय क्लास में, तो कैसे कंपेयर होगा भाई ये? इंटीजर, जब आपने इंटीजर बहुत सारा ऐड किया तो इंटीजर को कंपेयर होने का कोई आपने लॉजिक लिखा? नहीं भाई, हमने नहीं लिखा। इंटीजर क्लास में पहले से कंपेयर टू इंप्लीमेंट करके रखा गया है। तो क्या इंटीजर क्लास के पास कंपेयर करने का मेथड है? यस सर। है। स्ट्रिंग क्लास के पास भी है, हर क्लास के पास रहेगा। जो आप रैपर क्लास देखते हैं, हर रैपर क्लास के पास होगा। नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग वगैरह के पास भी होगा। लेकिन जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पास तो नहीं रहेगा यार, बाय डिफॉल्ट। अभी तुमने ले आ दिया, बाय डिफॉल्ट तो नहीं रहता अगर हम ऐसा कर लें तो। बाय डिफॉल्ट तो कोई मेथड नहीं है भाई कंपेयर टू नाम का। सो इसीलिए प्रायोरिटी क्यू कंपैरेबल वाले ऑब्जेक्ट को ही सपोर्ट करती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट कंपैरेबल टाइप का होगा उसके पास कंपेयर टू होगा, और देन वो कैपेबल होगा कंपैरिजन करने के लिए, जो कि प्रायोरिटाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर ही नहीं कर रहे हो, कंपैरिजन ही नहीं कर रहे हो, तो प्रायोरिटाइज किस बेस पे करोगे? प्रायोरिटी में कंपेयर ही तो किया जाता है भाई। छोटा एलिमेंट है हाई प्रायोरिटी दे दिया, बड़ा एलिमेंट है लो प्रायोरिटी दे दिया, या रिवर्स कर दिया, बड़े एलिमेंट को हाई दे दिया, छोटे एलिमेंट। तो बड़ा कौन है छोटा कौन है, कंपैरिजन तो करना पड़ेगा। और वो कंपैरिजन करने के लिए इंटीजर क्लास ने कंपैरेबल को इंप्लीमेंट किया है, स्ट्रिंग क्लास ने कंपैरेबल को किया है, इसी तरह कैरेक्टर ने, सबने किया है। लेकिन जब आप कोई फुद्दू सी क्लास डालोगे तो उसने थोड़ी किया है। सो अगर हम एम्प्लॉय में कंपैरेबल को इंप्लीमेंट कर लें तो हम इसमें डाल सकते हैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम एक सेपरेट टॉपिक, कुछ क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में से, कंपेयर टू, कंपैरेटर, कंपैरेबल में डिफरेंसेस वगैरह पूछता है, तो हम उसकी बात करेंगे। कंपैरेबल पे बात करेंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को डाल के ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे किस तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अपना
खुद का सॉर्टिंग ऑर्डर बना सकते हैं, जो कि एक अलग टॉपिक है जिसकी हम लोग अलग से बात करेंगे। तो प्रायोरिटी क्यू डिजाइन टू बी जेनरिक, ठीक है, क्योंकि सेम तरह के डेटा होगा तभी तो सॉर्टिंग होगी, तभी तो कंपैरिजन होगा। एंड सेकेंड थिंग इज कि प्रायोरिटी क्यू में हमेशा वही ऑब्जेक्ट जाएगा जो कंपैरेबल टाइप का होता है। कोई हमें बता दे कि ऐसा क्यों, कंपैरेबल वाला ही ऑब्जेक्ट प्रायोरिटी क्यू क्यों सपोर्ट कर रहा है ओनली, बताइए। प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ कंपैरेबल वाला ही क्यों डाल सकते हैं? उसमें कंपेयर टू मेथड होती है सर। हाँ, क्योंकि उसमें कंपेयर टू मेथड अवेलेबल होगा और कंपेयर टू ही एलिमेंट्स को आपस में, ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करेगा। सो अगर आपके पास कंपेयर टू ही नहीं है, सो आपके ऑब्जेक्ट्स आपस में कंपेयर नहीं हो पाएंगे, और जब कंपेयर नहीं हो पाएंगे तो प्रायोरिटाइज नहीं हो पाएंगे। सो दिस इज नॉट अलाउड, एंड इसलिए ही यहाँ पे बोल रहा है कि क्लास कॉल टू डॉट एम्प्लॉय कैन नॉट बी कास्ट टू कंपेरेबल। वो कंपेरेबल टाइप का खोज रहा है, कब कंपेरेबल है ही नहीं उसके पास, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को सबको? बताइए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो कंपेयर टू मेथड, सो नॉट अलाउड। चलो भाई, इसको हम ऐड कर लेते हैं। सो ये रहा प्रायोरिटी क्यू की कहानी। कंपेरेबल, कंपेरेटर वगैरह सब हम बात करेंगे अलग से, ठीक है, अलग से मैं इसके किसी दिन इस पे बात करेंगे। पहले हम लोग कलेक्शन पूरा ये सब समझ लें हम लोग। चलो भाई, तो ये तो आपका प्रायोरिटी हो गया। सो अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम के हिसाब से हमने स्टैक बनाना सीखा, क्यू बनाना सीखा विद द हेल्प ऑफ एरे डी क्यू, प्रायोरिटी क्यू बनाना सीखा, और जो कि हमने हेडिंग डाली थी, हेडिंग के हिसाब से, हेडिंग कहाँ गई यार अपनी, क्यू कंप्लीट कर लिया, प्रायोरिटी क्यू कर लिया। इसके बाद हमारा लास्ट बचा है छोटा सा टॉपिक डी क्यू। ये समझ के हम लोग आज का सेशन अपना कंप्लीट करेंगे। सो ये करने के बाद हम लोग का ये वाला ब्रांच भी पूरा हो जाएगा ना, बीच वाली ब्रांच, ये जो हमने बनवाया था आपको यहाँ पे, इस साइड का तो पूरा हो ही गया, एरे लिस्ट लिंक रिस्पेक्टिव स्टैक, इधर प्रायोरिटी क्यू भी हो गया। डी क्यू से हम अभी डी क्यू बनाना सीख लेंगे, और क्यू बनाना हमने सीख ही लिया है एरे डी क्यू की मदद से। डी क्यू क्या होता है भाई, कोई बता दे फिर हमें अब। क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, क्यू ये है भाई, क्यू है ना, इधर से डालेंगे इधर से निकलेगा। डी क्यू में क्या होता है कि अगर आप इधर से इन करते हो, आप इधर से भी इन कर सकते हो, और आप वैसे क्यू में तो आप इस साइड से रिमूव करते थे, इधर आप इस साइड से भी रिमूव कर सकते हो। मतलब बोथ साइड इंसर्शन और डिलीशन अगर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डी क्यू। समझ गए? डी क्यू समझ में आया क्या है, कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? बोथ साइड, है ना। अब डी क्यू के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, ये उठा लेते हैं। चलो भाई, सो इसमें इंसर्शन ऑर्डर जो होगा वो बोथ साइड होगा, बोथ साइड ऑफ अ क्यू, ठीक है। इंडेक्स सपोर्ट होगा नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि हम मतलब एक एलिमेंट इधर से डाला हमने, एक इधर से भरा, और फिर एक इधर से भरा, एक इधर से भरा, तो टोटल 4 हैं। तो निकल आइदर ये वाला सकता है या ये वाला सकता है, ये नहीं निकल सकते ना, ये दोनों नहीं निकल सकते, दोनों बीच में है। सो इंडेक्स सपोर्टेड हम लिखेंगे नो, ठीक है। और इसी तरह इंडेक्स नो है तो रैंडम एक्सेस भी नो होगा, नॉन सिंक्रोनाइज होता है ये भी। डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है कि सॉरी डुप्लीकेट, नल भी अलाउड है, कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है कि नल से कंपेयर नहीं कर सकते, तो डुप्लीकेट्स भी अलाउड है एंड नल भी अलाउड है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका डी क्यू होता है। एंड देन हमें डी क्यू के मेथड्स ही देखना है सिंपल, कि कौन कौन से इसमें मेथड्स अवेलेबल होते हैं। तो पहले डी क्यू बनाना सीख लें। डी क्यू किससे बनेगा भाई?
DQ की चाइल्ड कौन थी? हाँ शिवम, DQ की चाइल्ड कौन थी भाई? एरे DQ यस सर। है ना, DQ की चाइल्ड एक ही थी ना, एरे DQ। अरे तो हम हाँ, जो DQ बनाना है तो भाई हम एरे DQ के पास ही जाएंगे। सो हम कहेंगे न्यू, या मैं ऐसा कर लेता हूँ DQ पेरेंट को यूज कर लेता हूँ मैं, और इसमें आप भाई जेनरिक नॉन जेनरिक सब देखो, यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, आप समझो। जहां पे भाई दो ऑब्जेक्ट आपस में कंपेयर हो रहा है तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइप के होने चाहिए तभी कंपेयर होगा ना। लेकिन DQ में तो कोई कंपैरिजन का सीन है नहीं, तो यहाँ पे आप जेनरिक भी बना सकते हो, नॉन जेनरिक बना सकते हो, मतलब कैसा भी बनाना वैसा बनाओ, ठीक है। कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट टाइप का बना के आप जो एलिमेंट डालना डाल सकते हो, प्रायोरिटी क्यू जैसा दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। तो DQ, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन कोई सॉर्टिंग ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा आपके लिए, बस दोनों साइड से आप इन और आउट कर सकते हो। सो DQ इज इक्वल टू न्यू एरे DQ, ठीक है। तो ये बेसिकली हम अभी जेनरिक बना रहे हैं, आप नॉन जेनरिक बना के चेक कर सकते हैं, हालांकि ये तो सब एलिमेंट सपोर्ट करेगा। सो कहीं ना कहीं ये नॉन जेनरिक जैसा ही हमें बेनिफिट देगा। देन हम अगर हमें ऐड करना है सो हम करेंगे ऐड फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, हमने किया ऐड फर्स्ट राजू, फिर हम करेंगे ऐड फर्स्ट काजू। समझना, ऐड फर्स्ट किया हमने राजू तो फर्स्ट में इधर से आया, राजू यहाँ आ गया और काजू यहाँ आ गया, समझ रहे हो ना, राजू यहाँ काजू यहाँ, ठीक है। अब हम जरा सा ऐड लास्ट करवाते हैं, ये इधर से ऐड फर्स्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम ऐड लास्ट करवाएंगे, ऐड लास्ट। तो ऐड लास्ट अगर हम करवाएं तो यहाँ पे हम कर लेते हैं DQ डॉट ऐड लास्ट, यहाँ पे कर लेते हैं एक्स राजू, ठीक है, और यहाँ कर लिया हमने एक्स काजू। अब आप बताइए एक्स राजू और एक्स काजू कहाँ पे आएंगे, ऐड लास्ट किया है तो ये वाला क्या होगा बताइए। जी बताएं, एक्स आप लोग राजू। सब लोग एक्स सेशन में काजू। है ना भाई? एक्स काजू होगा सर। नहीं नहीं, पहले पहले ऐड, ऐड लास्ट में पहले ये घुसा है ना, तो जो पहले गया वो अंदर घुस गया ना, तो एक्स राजू एक्स काजू, समझ में आया ना, बताइए कोई दिक्कत? कौन बोला था एक्स काजू, समझ में आया ना उनको? सर एक बार इक्लिप्स पे आइए तो। आइए। ओके सर, सर वो लगा हैं में भी जो, सर काजू ही लिखा हुआ है सर, वो एक्स राजू ही होगा। हाँ तो पहले जो डाला वो अंदर गया, सिस आउट कर लेते हैं हम लोग, DQ, ये देखो, तो काजू राजू एक्स काजू। अब हमें रिमूव करना है, सो हमने भाई रिमूव करने के लिए लगाया DQ डॉट रिमूव फर्स्ट, रिमूव फर्स्ट, या रिमूव मेथड नहीं यूज करेंगे हम, पॉल यूज करेंगे, पॉल फर्स्ट। अब पॉल फर्स्ट किया हमने तो कौन सा रिमूव होगा बताइए? काजू। हाँ काजू। काजू, काजू क्योंकि काजू। हाँ, क्योंकि फर्स्ट से हम पहले राजू घुस रहे थे, वो तो अंदर चला गया, उसके पीछे राजू को धक्का मारा तो राजू बाहर बैठा है यहाँ पे, ये तो ये पहले रिमूव होगा। और अगर मैं पॉल फर्स्ट करूं तो ये, अगर पॉल लास्ट करूं तो ये ना, यस सो सर। मैं पॉल फर्स्ट और पॉल लास्ट दोनों कर लेता हूं, चलो पॉल लास्ट। अब ये पॉल करने के बाद मैं रन करके दिखाता हूं आपको, ये देखिए, तो इधर से काजू उड़ गया, इधर से ये उड़ गया, तो इस तरह से आप दोनों साइड से पॉल कर सकते हैं।
रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव और पॉल में क्या फर्क होगा? रिमूव करोगे तो ऐसे ही रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट ऐसे ही काम करेगा। फर्क ये हो जाता है, मैं आपको करके दिखा देता हूं। मैं इंस्टेड ऑफ पॉल आई कैन यूज रिमूव फर्स्ट एंड रिमूव लास्ट। ये हम यूज कर सकते हैं, ये भी इसको कमेंट कर लें और रन करें तो भी तो सेम आया। बट दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर मेरा DQ खाली हो, मैं DQ डॉट क्लियर कर रहा हूं, तो रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट आपको एक्सेप्शन देंगे, नो सच फाइंड एलिमेंट, ऐसा कुछ तो एक्सेप्शन आएगा। ये देखो, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। वहीं अगर मेरा DQ खाली हो और हम पॉल फर्स्ट पॉल लास्ट यूज करें तो ये आपको एक्सेप्शन नहीं देगा। कोई एक्सेप्शन नहीं आया, DQ खाली प्रिंट हो गया। समझ गया डिफरेंस पॉल और रिमूव में? जनरली जिस भी कलेक्शन में आपको पॉल और रिमूव साथ में मिल जाए, दोनों में यही डिफरेंस होता है। प्रायोरिटी क्यू में भी आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ आप, आई थिंक पॉल और रिमूव दोनों मिल जाएगा, वहां यूज करके देख लेना। तो जहां पॉल और रिमूव दोनों मिले तो काम दोनों सेम करेंगे, बट रिमूव में एक्सेप्शन आएगा, पॉल में एक्सेप्शन नहीं आएगा। ये डिफरेंस होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर हम पीक करना चाहते हैं तो हम सिस आउट कर लेते हैं। मान लीजिए हम करें DQ डॉट पीक फर्स्ट, तो क्या आएगा? एंड पीक लास्ट, बताइए। काजू राजू। हाँ तो भाई काजू तो गायब उड़ गया था ना यार, राजू बचा है ना, तो पॉल मार दिया है। हाँ और क्लियर हटाने वाले हैं हम अभी। तो पहले तो सब आएंगे, फिर 2 उड़ा दिया तो काजू पॉल फर्स्ट हो गया, एक्स काजू पॉल लास्ट हो गया, तो बचा राजू काजू, राजू और एक्स राजू। राजू तो राजू। हाँ, पीक फर्स्ट में राजू एंड पीक लास्ट में एक्स राजू, तो राजू और एक्स राजू आएगा। आया सबको समझ में? मैं एक काम करता हूं, मैं प्रिंट कर देता हूं पॉल के बाद भी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और इसको इस साइड में ले आते हैं। ध्यान से आप लोग आउटपुट को देख लीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये पहले, फिर ये पहले यहां से आया, फिर 2 ठो उड़ाया, उसके बाद यहां से ये वाला आया, यहां से ये वाला आउटपुट आया, और फिर अगर पीक फर्स्ट करेंगे तो राजू, पीक लास्ट करेंगे तो एक्स राजू। ठीक है ना? तो इसी तरह आप मेथड्स को यूज करें। आपको और भी साइज वगैरह है, क्लियर हमने यूज करके दिखा लिया। और भी जो भी मेथड है आप डॉट लगा करके इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे कंटेन्स वगैरह मेथड मिल जाएगा। इसी तरह आपको पीक है, ऐड है, पॉल है, ठीक है, और भी सेलेक्ट करेंगे तो गेट भी मिलेगा आपको, गेट फर्स्ट गेट लास्ट। ठीक है, इस तरह से एलिमेंट्स आपको टेस्ट करेंगे तो कई सारे एलिमेंट मिलेंगे आपको, सॉरी मेथड मिलेंगे आपको। बताइए भाई, समझ गए DQ का लफड़ा? यस सर। तो ये था हमारा पूरा क्यू इंटरफेस। ठीक है, पूरे क्यू इंटरफेस में चीजें बहुत है, वो जावा तो है ही, एक जावा कलेक्शन बना ही गया है आसानी के लिए, सब कुछ इसमें आसान था। बस एक प्रायोरिटी क्यू का आउटपुट जो है उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वो आउटपुट कैसे आ रहा है। एक बार ये वाला डायग्राम अच्छे से समझ जाओगे तो वो भी कोई कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रहेगा। बची रहेगी एक बात, कंपेरेबल को कैसे हम यूज करें प्रायोरिटी क्यू के साथ। तो हम कंपेरेबल को अलग से क्यों करेंगे, क्योंकि आगे भी ऐसे डेटा स्ट्रक्चर आएंगे, जैसे आपका एक सॉर्टेड सेट का चाइल्ड है ट्री सेट, उसमें भी सेम आपको असेंडिंग ऑर्डर मिलता है। यहाँ तो आपको प्रायोरिटाइज ऑर्डर मिल रहा है ना, एग्जैक्ट असेंडिंग नहीं है, लेकिन वहां एग्जैक्ट असेंडिंग ऑर्डर मिलेगा आपको। तो वहां पे भी हम कंपेरेबल का यूज कर सकते हैं, यहाँ भी कंपेरेबल का यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम पूरा पढ़ लेंगे पूरा कलेक्शन, उसके बाद हम आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कंपेरेबल, कंपैरेटिव, कंपेयर टू मेथड वगैरह, तो वो एक गो में हम कर लेंगे। एंड देन बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग इसको यूज करें, प्रैक्टिस करें, और मेन बात है कि आप अपने माइंड में ये रखें कब किसको कहाँ यूज करना है। अगर ये आपके माइंड में क्लियर है, बेसिक मेथड क्लियर होना चाहिए। इंटरव्यू में पूछा था मेरे स्टूडेंट से कि हैश मैप में डेटा ऐड किस करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो उसने ऐड बोल दिया था। तो वहां पे बल्कि पुट मेथड यूज होता है, हैश मैप में पुट मेथड यूज होता है।
और इसी तरह स्टैक में पुश यूज होता है, तो यही गड़बड़ी आप कर देते हो। जहां पॉल बोलना है वहां पॉप बोल दोगे, जहां ऐड बोलना है वहां पुट, जहां पुट ऐड। तो सारे मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं, कॉमन मेथड, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत अंदर के मेथड आपसे पूछेगा, तो सब लिस्ट वगैरह नहीं पूछेगा, बहुत कॉमन मेथड आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर में तो नॉर्मल ऐड रिमूव वगैरह यूज होता है, स्टैक में पुश पॉप आ जाता है, फिर क्यू में हम मूव करते हैं तो ऐड और पॉल, फिर डी क्यू में ऐड फर्स्ट पॉल लास्ट, ऐड लास्ट, ये आ जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।